सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। एक बार कंफर्म कर देंगे सभी लोग। ओके, नोट्स के रिगार्डिंग, हाँ 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 हाँ, ठीक। गुड मॉर्निंग सभी। चलो, तो नोट्स के रिगार्डिंग नोट्स आपके शेयर हो चुके थे, है ना। इंग्लिश वाले और हिंदी वाले भी ये क्लास ख़त्म होने के बाद तुरंत शेयर हो जाएंगे। और जो आज से लेक्चर के जो नोट्स हैं आपको 4 PM से पहले ही मिल जाया करेंगे, क्योंकि वो पहला दिन था और थोड़ी सी चीज़ें मुझे भी देखनी थी कि किस तरह से नोट्स हैं, कुछ एरर तो नहीं है, एरर फ्री नोट्स हैं सारी चीज़ें कि नहीं, और इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। बाकी आज से आप लोगों को 4 PM से पहले आप लोगों का जो टेलीग्राम ग्रुप है, और बाकी नहीं होगा तो एप्लीकेशन पे वहीं पे आपको नोट्स साइड में दिख जाएगा, जहाँ पे लेक्चर होगा वहीं पे साइड में दिख जाएगा, ठीक है। एंड बिकॉज कल काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर कल तो आपने वीडियो लेक्चर को प्राइवेट ही नहीं किया, बिकॉज मैंने कल लास्ट में वीडियो में बोला था, क्योंकि कल पहला लेक्चर था, इस वजह से मैंने वो कर रखा था पब्लिक उसको, ठीक है। वो पब्लिक ही रहेगा, बाकी जो आगे आने वाले लेक्चर्स हैं वो फिर वैसे रहेंगे, ठीक है। जो तो आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर 2 फॉर द पॉलिटी, और इसमें आज हम लोग 3 टॉपिक्स को डील करने वाले हैं। एक तो है हमारा सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है हमारा प्रियम्बल, एंड तीसरा है हमारा शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं, यानी कि संविधान के स्रोत, प्रस्तावना और जो अनुसूचियाँ हैं वो करने वाले हैं, ठीक है। ये इसी ऑर्डर में इस पर्टिकुलर पीपीटी में लगे हुए हैं, बट हम लोग जो यहाँ पे करने वाले हैं वो इस ऑर्डर में नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे प्रियम्बल से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो जिस तरह हम लोगों ने कल चीज़ें करी थी वैसे ही आज भी चीज़ें करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल प्रियम्बल है तो जो पोटेंशियल क्वेश्चंस एक तरह से जो आपके नोट्स बनेंगे वो यहाँ से भी बनेंगे, ठीक है। नोट्स यहाँ से पहले बनेंगे आपके प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और उसके बाद चीज़ें स्टार्ट होंगी जो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं वो। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए। नोट्स का डेमो, हर चीज़ का डेमो चाहिए। अच्छा, नोट्स का भाई डेमो नहीं मिलेगा, इतना डेमो नहीं दे पाएंगे, वो कोई डेमो नहीं था, ठीक है। वो लेक्चर लाइव स्ट्रीम होता है यूट्यूब पे, तो वो सारी चीज़ें स्ट्रीम हो रही हैं, यहाँ पे कोई डेमो वेमो नहीं मिल रहा है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल। तो प्रियम्बल कुछ आपका इस तरह से दिखता है, प्रस्तावना, ठीक है। अभी प्रस्तावना है क्या, पहले वो समझ लेते हैं थोड़ी सी चीज़ें। प्रस्तावना है क्या चीज़? तो प्रस्तावना एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिस्ट है, एक सार है। जिस तरह हम कोई बुक स्टॉल पे जब कोई बुक लेने जाते हैं तो हम तुरंत विद इन सेकेंड्स बुक तो एकदम पढ़ नहीं सकते हैं, उस बुक के बारे में जान नहीं सकते अनटिल अनलेस कि हमें चिट्टी रोबो से कुछ शक्तियाँ प्राप्त हो, है ना। तो हम लोग सारी चीज़ें तो पढ़ नहीं सकते उसमें, तो हम क्या करते हैं, हम उसका जो समरी होता है, फिर इंडेक्स होता है, उसको पढ़ लेते हैं, और उससे हमें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं उस पर्टिकुलर बुक के बारे में, और फिर हम अपना डिसीजन ले लेते हैं कि ये बुक को हमें परचेज़ करना है फिर नहीं, यानी कि एक तरह से हमें उस बुक के बारे में चीज़ें पता चल जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पर्टिकुलर समरी है वो हमें उस बुक के जिस्ट के बारे में बता देती है। अब यहाँ पे ये बात आती है प्रस्तावना, ये जो प्रियम्बल है हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में आया कैसे और कहाँ से आया, वो चीज़ें समझ लेते हैं। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हमारे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था। उन्होंने क्या मूव किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। जल्दी से आप कमेंट में बताएंगे कि इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किस डेट को मूव किया था, और इसको अडॉप्ट या फिर एक्सेप्ट कब किया गया था हमारी संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट सिटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और उसके अगले 4 दिन बाद ही 13 दिसंबर 1946 को हमारे जवाहरलाल नेहरू ने इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने मूव किया, और इसको एक्सेप्ट कर लिया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947। एक्चुअल में यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, उद्देश्य प्रस्ताव है, जो बाद में प्रियम्बल का रूप लेता है। प्रियम्बल का एक तरह से फॉर्म बनता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक मॉडिफाइड फॉर्म बनता है हमारा प्रियम्बल, यानी कि प्रस्तावना। एक तरह से क्या है, जिस्ट है, समरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे एक बहुत ही पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है कि प्रियम्बल, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट बना दूँ कि प्रियम्बल वाज फॉर्म्ड और मेड बिफोर दी
होल बिफोर द कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड। तो आप में से काफ़ी लोग इसको सही मान लेंगे स्टेटमेंट को, बिकॉज आपको लगेगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो 13 दिसंबर को मूव किया गया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट ही हुआ था, बट दिस इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव हुआ था, लेकिन जो हमारा प्रियम्बल बना था वो पूरा जब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था बनना तब बना था प्रियम्बल को। जो नोट्स बना रहे हैं इस चीज़ को ऐड करेंगे, ठीक है, उसमें कि पूरा जब प्रियम्बल बन चुका था तब हमारा, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था तब हमारा प्रियम्बल जाके इट वॉज मेड इन द लास्ट, पूरे लास्ट में जाके ये बना था। बहुत ही लॉजिकल है ये चीज़ को सोचना। अब मान लेते हैं कि हमने कोई चीज़ ऐसी लिख दी समरी में कि भाई ऐसा ऐसी चीज़ें हैं, वो चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, तो हम पहले कैसे किसी चीज़ की समरी लिख सकते हैं? समरी तो तभी लिखी जा सकती है ना जब उस पूरी चीज़ को पढ़ा जाए। जैसे आपकी एक प्रेसी राइटिंग होती है, जैसे मैंने CAPF एग्ज़ाम लिखा था, तो CAPF AC एग्ज़ाम में क्या होता है, एक प्रेसी राइटिंग आता है जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको 300 वर्ड का एक कुछ ऐसा मिल जाएगा पैरा, और उसमें आपको 1/3 में रिड्यूस करके लिखना होता है। अब 1/3 मतलब जब आप उसको पूरा पढ़ेंगे तभी तो उसको 1/3 में रिड्यूस कर पाएंगे। तो आई होप अभी आप समझ पा रहे होंगे। तो पहले हम प्रियम्बल को देखते हैं, इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे दोनों में लगा हुआ है, और इसका मतलब समझते हैं। उसके बाद फिर हम इससे क्या पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। अरे हिंदी में भी मिल जाएंगे भाई, क्लास पे टाइम पे आया करिए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यहाँ पे ये प्रियम्बल इंग्लिश में है और यहाँ पे हिंदी में है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इनटू इंडिया, से पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अब इसको मैं आपको कुछ अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको आपके शब्दों में इसको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि वी द स्टूडेंट्स ऑफ SSC, किस तरह से वी, अभी पूरी सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे जो यहाँ से पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी स्टोरी में आप समझ जाएंगे। वी द स्टूडेंट्स ऑफ SSC हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट आवरसेल्व्स इनटू अ knowledgeable and more empowered student, and to secure to ourselves justice, liberty, equality, fraternity. To secure ourselves justice किससे, मतलब हम SSC के जो छात्र हैं वो जो कि खुद को नॉलेजेबल बनाना चाहते हैं, खुद को एम्पावर करना चाहते हैं और खुद के लिए जस्टिस सिक्योर करना चाहते हैं। जस्टिस मतलब न्याय। न्याय आप किससे दिलाना चाहते हैं? तो भाई जो घर की डांट है उससे न्याय दिलाना चाहते हैं, जो टीचर्स डांट दे देते हैं उससे हम खुद को जस्टिस दिलाना चाहते हैं, न्याय दिलाना चाहते हैं। खुद के लिए लिबर्टी सिक्योर करना चाहते हैं। लिबर्टी मतलब आज़ादी। आज़ादी कैसे मिलेगी? जब जॉब मिलेगी, ठीक है। तो हम अगर जॉब मिलेगी तो हमें जस्टिस मिलेगा, हमें लिबर्टी भी मिलेगी कहीं भी घूमने फिरने की, हमें इक्वालिटी मिलेगी समाज में, दोस्तों के बीच में, ठीक है, समानता मिलेगी। और फ्रैटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व, यानी कि भाईचारा। हिंदी में सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई, राष्ट्रीय एकता, और वही फ्रैटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। तो हमें ब्रदरहुड मिलेगा, यानी कि हमारे भी फ्रेंड्स बनेंगे, जो हमें अभी लोग अभी फ्रेंड्स अपना नहीं बनाते, वो भी फ्रेंड्स बनाएंगे। सो on this date of 1st August 2023, do hereby adopt, enact and give to ourselves this course of परमार सर, ठीक है, बैच बेचने की निंजा टेक्निक, ठीक है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को, अब मैंने इस तरह से स्टोरी से रिलेट करके आपको क्यों बताया, इसलिए बताया ताकि मैं आपको प्रियम्बल के इंग्रेडिएंट्स बता सकूं। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान से सुनिए, जो यहाँ से एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रियम्बल से क्या क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो प्रियम्बल से पूछेगा प्रियम्बल का सोर्स क्या है। नहीं, सबसे पहले पूछेगा, आप सोर्स ही पूछ सकता है कि प्रियम्बल हमने कहाँ से बोरो किया है, ठीक है। तो याद रखना, अगर बोरो की बात आएगी तो हम तुरंत बोलते हैं USA, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। USA है, बट USA से हमने कॉन्सेप्ट बोरो किया है, एक प्रियम्बल होना चाहिए। बट अगर हम लैंग्वेज की बात करें कि हमने लैंग्वेज जो ये कहाँ से बोरो की है, तो हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की है, ठीक है। आई अगेन रिपीट, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यू विल मार्क USA। अगर बहुत स्पेसिफिकली पूछेगा कि लैंग्वेज कहाँ से लिया, देन ऑस्ट्रेलिया। बोरो कहाँ से किया है। अब इस पे काफ़ी लोगों ने कुछ स्टेटमेंट पास किए थे, जैसे कि इसको ID कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, कि हमारा ID कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ID कार्ड क्या होता है? जहाँ पे ID कार्ड में आपका नाम है, जेंडर है, एज है, सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, यानी कि आपके बारे में एक जिस्ट है, पता चल जाता है आपके बारे में आप कौन है, ठीक है। तो ID कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये किसने बोला था? याद रखना, NA पालखी वाला ने, ठीक है। NA पालखी वाला जी ने बोला था ID कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं अगर बात करें, इसको हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। हॉरोस्कोप का मतलब है कि भाई आपने छोटा सा यहाँ से आपने देखा और सारी चीज़ें आपको एक बड़ा व्यू मिल गया। इसको देख के, प्रियम्बल को देख के आपको एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा व्यू मिल जाता है, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है आप भी जानते हैं ये लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे विश्व का। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं हॉरोस्कोप, प्रियम्बल को बोलते हैं हॉरोस्कोप ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसको किसने बोला था, ये रिमार्क किसने दिया था? हमारे के.एम. मुंशी जी ने दिया था। अब के.एम. मुंशी जी से आपको क्या क्या चीज़ें याद आती हैं जल्दी से कमेंट में उसको लिख दीजिए, बिकॉज जो हम लोगों ने कल चीज़ें पढ़ी थी, हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी? एक तो मुंशी जी हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो 7 मेंबर्स थे, 7 सदस्य थे, जिसके चेयरमैन हमारे अम्बेडकर जी थे, उसमें के मेंबर थे। और दूसरा हमारी जो कमिटीज़ बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, 8 मेजर और 13 माइनर, यानी 8 मुख्य और 13 लघु। उसमें से जो एक माइनर कमेटी थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, उसके ये चेयरमैन थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से चीज़ चालू होती है कि प्रियम्बल के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, कि प्रियम्बल में दिया क्या गया हुआ है, ठीक है। प्रियम्बल के इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि हम किसी भी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं तो अपने प्रियम्बल के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहला है हमारा इंग्रेडिएंट इसका सोर्स। ये हमें बताता है इसका सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, मतलब इसका कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल इज पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों से अपनी अथॉरिटी को डिराइव करता है। और हमें ये कैसे पता चलता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने भारत के लोगों ने खुद को ये संविधान दिया है। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? पीपल ऑफ इंडिया। दूसरा इंग्रेडिएंट है इसका नेचर, इसके नेचर के बारे में पता चलता है। जैसे हमें आपने बोला था कि वी द स्टूडेंट्स ऑफ एसएससी हु वांट आवरसेल्व्स टू बी मोर नॉलेजेबल, मोर एम्पावर्ड। तो ये आप नॉलेजेबल, एम्पावर करके खुद के नेचर के बारे में आप बता रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है ना, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अब इसका मतलब भी देखेंगे, क्वेश्चन तो करेंगे ही, लेकिन अब इसका मतलब भी यहाँ पे देखेंगे। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो नेचर क्या है इसका? नेचर है सोवरेन, जो वहाँ पे लिखा हुआ है सोवरेन, सोशलिस्ट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये इसका नेचर है। तीसरा इसका जो इंग्रेडिएंट है दैट इज़ इसका ऑब्जेक्टिव। किसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ये करना क्या चाहता है? आप क्या करना चाह रहे थे? खुद को जस्टिस दिलाना चाह रहे थे, ठीक है, न्याय दिलाना चाह रहे थे। आप खुद को लिबर्टी दिलाना चाह रहे थे, आज़ादी दिलाना चाह रहे थे, खुद को आज़ाद करना चाहते थे इन बेड़ियों से ठीक है। इक्वालिटी खुद के लिए इंश्योर करना चाहते हैं आप, ताकि आपकी जॉब लगे। और फ्रैटर्निटी, ताकि आपका जो है ब्रदरहुड बढ़े, फ्रैटर्निटी। और वो कैसे आप करेंगे? वो करेंगे आप खुद को जीके का ये कोर्स लेके ठीक है। और किस डेट को लिया है आपने ये कोर्स? वो है डेट ऑफ अडॉप्शन। तो अपना प्रियम्बल बना लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जिसने जब भी कोर्स में एनरोल किया उस हिसाब से। तो डेट ऑफ अडॉप्शन इसमें लिखा हुआ है। और डेट ऑफ अडॉप्शन क्या लिखा हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब हमारे प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन का? 26 नवंबर 1949, ये हमारी डेट ऑफ अडॉप्शन लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो हमें कंपोनेंट है, जो सबसे पहला पार्ट है, ये हमें सोर्स के बारे में बता रहा है। तो यानी कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो पीपल ऑफ इंडिया है। ये उसके नेचर के बारे में बता रहा है। ये इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बता रहा है कि ये हमें सिक्योर करना है, यानी कि भारत के लोगों को ये दिलाना है, जस्टिस दिलाना है, लिबर्टी दिलाना है, इक्वालिटी दिलाना है, फ्रेटर्निटी दिलाना है। और ये हमारा डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस दिन हमने अपने संविधान को अपनाया। जिस दिन हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। जल्दी से आप बताइए कि हमने अपने संविधान को कब एनफोर्स यानी लागू किया। फिर तब तक मैं आपको ये समझाता हूँ कि जस्टिस हमारे प्रियम्बल में कितने तरह की दी है। 3 तरह की, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, अभी मतलब समझेंगे। लिबर्टी 5 तरह की दी हुई है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। सर क्या रटनी है? जी हाँ रटनी है। इक्वालिटी 2 तरह की है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रैटर्निटी सिर्फ एक ही तरह की, और वो खुद फ्रैटर्निटी ही है। हमने डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 26 जनवरी 1950। इससे क्या याद आना चाहिए? 24 जनवरी 1950। 24 को क्या हुआ था? एक तो साइन हुआ था हैनिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। 24 को नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया था। 24 जनवरी 1950 को ये हमारी लास्ट सीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। और 24 जनवरी 1950 को ही हमने राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। इज दैट क्लियर? तो ये सारे हमने इसके इंग्रेडिएंट भी समझ लिए। अब इसका हम एक एक करके मतलब समझेंगे कि यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं डिफ़िकल्ट से, जैसे कि सॉवरेन, जिसका मतलब होता है संप्रभुता, इनके मतलब क्या है। लेकिन पहले मुझे इतना बताइए कि यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है। आई होप यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं होगा। किसी का कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? 26 जनवरी 1905 नहीं 1950,
ठीक है, नो सर, ऑल राइट। तो सॉवरेन का मतलब समझते हैं कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है। सॉवरेन का मतलब होता है कि देर इज़ नो अथॉरिटी अबव यू। तो हमारे इस केस में मतलब हम खुद को एक तरह से आप ऐसे समझ लें कि हम खुद के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है हमारे, नो अथॉरिटी अबव अस, या फिर हम इस केस में अपने बोल सकते हैं इंडिया, यानी कि भारत के ऊपर कोई और अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी नहीं है। जैसे कि पहले ब्रिटिश टाइम पे होता था कि ब्रिटिशर जो बोलते थे, जो लॉ हमारे लिए इनैक्ट करते थे, वो हमें फॉलो करना पड़ता था। हम तब सॉवरेन नहीं थे क्योंकि कोई और हम पे रूल कर रहा था। तो सॉवरेन का मतलब है कि कोई हमें रूल कर नहीं रहा एंड वी आर फ्री टू टेक आवर डिसीजंस। ठीक। सोशलिस्ट की अगर बात करते हैं, जो हमारा सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, उन सबका मतलब देखेंगे। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? सोशलिस्ट का मतलब हिंदी में होता है समाजवाद। अब समाजवाद का मतलब क्या होता है? देखो, हमारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी होती हैं, अर्थव्यवस्था हमारी डिफरेंट तरह की होती हैं। ठीक है, मतलब समझो कैसी कैसी तरह की होती हैं। एक तो कैपिटलिस्टिक होती है, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोशलिस्ट इकोनॉमी। और ठीक है, और एक होती है बीच की जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। या फिर चलिए हम सोशलिस्ट और सिर्फ कैपिटल को ही लेते हैं और मिक्स्ड को यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे, मैंने आपको कल भी बताया था, पूंजीवाद इसको हिंदी में बोलते हैं, जहाँ पे पूंजीवादियों का पूरा शासन चलता है। गवर्नमेंट के कोई रूल्स एंड गवर्नमेंट के कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है और प्राइवेट प्लेयर ही इसमें पूरा हर चीज़ में प्राइवेट 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 हो रखा है। सोशलिस्ट इसका एकदम उल्टा है। सोशलिस्ट का मतलब है समाजवाद, यानी कि सारी चीज़ें एक तरह से हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन इसके भी डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे कि एक तो कम्युनलिस्टिक सोशलिज्म होता है। कम्युनलिस्टिक सोशलिज्म जैसे फॉर एग्जांपल रशिया, चाइना जैसी कंट्रीज़ में, कि हर चीज़ में गवर्नमेंट ही रहेगी, हर चीज़ पे गवर्नमेंट ही ओन करेगी, यानी कि हर चीज़ कहीं पे भी प्राइवेट प्लेयर को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जो हमारे यहाँ इंडिया में जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ये बोलता है कि सबको बराबर मौका मिलेगा, गवर्नमेंट भी रहेगी, प्राइवेट प्लेयर्स भी खेलेंगे। बस ये है कि सोशलिज्म रहना चाहिए, सभी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ रहना चाहिए, लेकिन हम उसको इस तरह से अचीव नहीं करेंगे जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज़ करती हैं। कैसे? एकदम प्रोहिबिशन लगा के कि कोई प्राइवेट एंटर कर ही नहीं सकता। तो एक तरह से हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को ही हम बोल सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं सोशलिस्ट का, आप मतलब समझ गए। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर जो कि आपको पंथ निरपेक्ष होता है, इसका मतलब है कि कोई भी भारत का कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, उसका एक इस्लाम रिलीजन को वो सिर्फ मानता है, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में सभी धर्मों को बराबर मान्यता मिली हुई है। सेक्युलरिज्म भी दो तरह का होता है, एक होता है नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। हमारे यहाँ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। नेगेटिव पॉजिटिव में अंतर क्या होता है? नेगेटिव मतलब का होता है कि स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा रिलीजियस मैटर में, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी। पॉजिटिव का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है रिलीजियस मैटर में, और वो हमारे इंडिया में है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, वैसे तो मैं मतलब आपको बता दे रहा हूँ ताकि अगर क्वेश्चन इससे बन जाए तो आप कर पाएँ, ठीक है। सोशलिस्ट, अगला वर्ड हमारा सोवरेन, सॉरी सोशलिस्ट तो हो चुका है ना, एक सेकेंड। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इसके बाद आएगा डेमोक्रेटिक। यहाँ पे आगे लिख लेते हैं, ठीक है। अगला है हमारा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है, डेमोक्रेसी का मतलब है कि कल भी मैंने बताया था, अब्राहम लिंकन जी ने जैसे बोला था, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी लोगों के द्वारा लोगों की और लोगों के लिए जो हमारी सरकार होती है उसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है हमारे, और डेमोक्रेसी भी डिफरेंट टाइप की होती है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? हमारे इंडिया में कौन सी है? तो अगर हम बात करें डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वो होती है जहाँ पे पीपल, लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग, यानी लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं लॉ मेकिंग में। और इसका उल्टा इनडायरेक्ट होता है, यानी कि पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लॉ मेकिंग में। अब मुझे बताइए इंडिया में कौन सी है, इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है? जल्दी से बताइए कमेंट में। इसका जो सही आंसर होगा, देखते हैं कितने लोगों ने दिया है। इसका सही आंसर होगा इनडायरेक्ट। इसलिए इनडायरेक्ट होगा क्योंकि हम डायरेक्टली लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई लॉ आता है, कोई बिल आता है,
तो वो लोकसभा में जाता है। अगर हम यूनियन यानी कि सेंटर की बात करें, सेंटर लॉ की बात करें, तो लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का सहमति मिलेगा। क्या वो हमारे जनता के लिए रखा जाता है कि जनता उसमें बताए? अगर जनता ने बोल दिया, अगर मान लेते हैं कि 51% या फिर उससे ज़्यादा जनता ने बोल दिया कि हाँ ये बिल पास होना चाहिए, तो पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा इंडिया में होता है? नहीं होता है। लेकिन ऐसा कई सारी कंट्रीज़ में होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्विट्ज़रलैंड। अब वहाँ पर इसलिए हो पाता है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है, ठीक है, और उनकी पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा लिटरेट है, तो वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं लॉ मेकिंग में। हम इंडियंस अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के भेजते हैं, वो डेमोक्रेसी में मतलब एक तरह से लॉ मेकिंग करते हैं हमारे लिए। इज दैट क्लियर? और ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी में डिफरेंट टाइप की होती है, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, जहाँ पे लोगों का डायरेक्टली एक जनमत लिया जाता है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी आप समझ गए, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है। अब मतलब समझिए रिपब्लिक का, जो फ्रीक्वेंटली आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है, बहुत सिंपल, एक लाइन में ख़त्म करूंगा, हेड ऑफ कंट्री। वैसे हेड ऑफ स्टेट लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे हेड ऑफ कंट्री लिख रहा हूँ क्योंकि अभी आपको स्टेट का मतलब पता नहीं ढंग से। तो हेड ऑफ कंट्री इज़ इलेक्टेड, बस यही है इसकी एक डेफिनेशन, यानी कि जो देश का जो मुखिया है वो इलेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया क्या एक रिपब्लिक है? बिल्कुल है। यूएसए एक रिपब्लिक है? बिल्कुल है। यूके यानी ब्रिटेन जो हमें रूल करता था, क्या वो रिपब्लिक है? नहीं है, क्योंकि वहाँ पे यूके में जो हेड होता है कंट्री का, वो राजा या रानी होते हैं। जैसे चार्ल्स 3 अभी, ठीक है, तो क्या है, वो राजा है, मतलब एक तरह से उनका हेरिडेटरी पोजीशन है। अब उनके जो बेटे या बेटी होंगी वो अगले पोजीशन पे आएंगे, यानी कि वो एक मेरिटोक्रेसी से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो खानदान है, वो उसी से बार बार आ रहे हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक नहीं बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हेड ऑफ कंट्री इज़ हेरिडेटरी, नॉट इलेक्टेड। तो जो जहाँ इलेक्टेड होता है इंडिया और यूएसए जैसी कंट्रीज़ में, वो रिपब्लिक होते हैं, और जहाँ नहीं होता है वो रिपब्लिक नहीं होते हैं। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, तो ये नोट्स आपको ऐड करना है जो नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, रिपब्लिक। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जस्टिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये तो क्या था? नेचर था। फिर हमने खुद को क्या क्या हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या थे? हम खुद को जस्टिस दिलाना चाह रहे थे। जस्टिस भी कितने तरह का दिलाना चाह रहे थे? 3, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, 3 तरह के ठीक है, 3 तरह के जस्टिस हम दिलाना चाह रहे हैं। सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि हम अपने जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं उनको, सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि किसी को उसके जाति या फिर धर्म के हिसाब से उसको ऐसा नहीं कि किसी को जस्टिस मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, न्याय मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम इस जाति से बिलोंग करते हो इसलिए तुमको न्याय नहीं मिलेगा। वो होता है सोशल जस्टिस, कि हमें सबको बिना जात धर्म को देखे हुए जस्टिस देना। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि भाई पुअर को जस्टिस नहीं मिल रहा, रिच को मिल रहा है, तो इकोनॉमिक जस्टिस नहीं होगा। तो हमें इकोनॉमिक टर्म्स में भी सबको जस्टिस देना है, चाहे वो इकोनॉमिकली जैसा हो, फाइनेंशियली चाहे वो जैसा हो। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है कि सभी को ये बराबर हक है, पावर है कि वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के लिए एक तरह से अप्लाई कर सकता है, ठीक है। जैसे कोई भी हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ यानी कि सांसद, विधायक, ये सब बन सकता है, तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। फिर हम आते हैं जस्टिस के बाद हमने देखा था लिबर्टी। लिबर्टी कितने तरह की थी याद करिए? लिबर्टी थी 5 तरह की। पूछता है, अभी क्वेश्चन आएंगे जो कि एसएससी के पीवाईक्यूज ही हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, ठीक है, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये 5 तरह की लिबर्टी है। इसको डीप में हमें समझना नहीं है, बस ये समझिए लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रेंट, यानी किसी तरह के रेस्ट्रेंट, बाधाएं नहीं है आप में, ठीक है, और आप एक तरह से फ्री हैं खुद को पूरी तरह से डेवलप करने के लिए। वो होता है लिबर्टी का एक्चुअल मीनिंग, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रेंट एंड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ। इज दैट क्लियर? ये लिबर्टी हो गया। फिर हम बात करते हैं इक्वालिटी की। तो इक्वालिटी भी हमारी 2 तरह की है, और वो कौन कौन से हैं? स्टेटस, इक्वालिटी स्टेटस में होना चाहिए, ठीक है, इक्वालिटी स्टेटस में होना चाहिए, और अपॉर्चुनिटी में। बाकी इक्वालिटी को हम डीप में देखेंगे जब हम फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 14 पढ़ेंगे वहाँ पे। यानी कि एक तरह से इक्वालिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, यानी कि किसी को विशेष अधिकार नहीं प्राप्त हैं। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, प्रेसिडेंट, एमपीज, एमएलएज, गवर्नर, ये हमारे इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो हम देखेंगे जब वो चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज यानी कि किसी के पास विशेष अधिकार नहीं है, हर कोई समान है कानून के सामने। और आखिरी हमारा फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी सिर्फ हमारा एक तरह का है, और इसका मतलब होता है कॉमन ब्रदरहुड। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारा हमें बढ़ाना है, ठीक है।
ये चीज़ें आपने सीख ली तो कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपसे। सबसे पहले तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ से बोरो किया, कहाँ से लैंग्वेज लिया, आईडी कार्ड किसने बोला, हॉरोस्कोप किसने बोला, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उनका मतलब क्या है। अब जो लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन आपसे बनता है वो बनता है कुछ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रियम्बल, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड एंड इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये चर्चा काफ़ी पहले से चलती आ रही है। इसका फाइनल आंसर मैं लिखूंगा, लेकिन उससे पहले इस चर्चा में किस किस तरह से डेवलपमेंट्स हुए वो देखिए। सबसे पहले तो एक केस हुआ बेरू बारी यूनियन केस। बेरू बारी यूनियन केस हुआ था 1960 में, 1960 में। इसमें इन दोनों क्वेश्चन के आंसर, इस कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड, आंसर वाज नो, इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर वाज नो। यानी दोनों क्वेश्चन के आंसर इसमें नो दिए बेरू बारी यूनियन में। फिर आया हमारा केबीसी, द वेरी फेमस केशव नंदा भारती केस। ठीक है, ये बहुत ही फेमस केस है आपका केशव नंदा भारती केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ था 1973 में। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के आंसर दिए येस, और फिर इस चीज़ को अगेन उसने कंफर्म किया। जो LIC केस हुआ था उसमें इस चीज़ को कंफर्म किया कि येस, जो हमने केशव नंदा में बोली वो सब बात सही बोली। अब बाकी बातें बाद में, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने डिसीजन को रिवर्स कर सकते हैं। ये हम साफ साफ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बेरू बारी यूनियन में कुछ और बोला, केशव नंदा में कुछ और बोला। आगे भी देखेंगे, गोलकनाथ में कुछ और बोला, केशव नंदा में कुछ और बोला। यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने डिसीजन को रिवर्स कर सकते हैं। उसको करने के लिए उनको ज़्यादा जजेस की बेंच चाहिए, मतलब ज़्यादा बेंच चाहिए। क्या, अरे वो वाली बेंच नहीं, मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर इसमें मान लेते हैं 7 जज बैठे थे, तो अगर इसमें जो डिसीजन दिया गया था अगर इसको रिवर्स करना है तो ज़्यादा जजेस बैठने चाहिए और वो तब डिसीजन देना चाहिए। केशव नंदा भारती केस अब तक की सबसे बड़ी जजेस बेंच थी, जिसमें कि 13 जजेस बैठे थे। हमेशा जो जजेस बैठते हैं वो ऑड नंबर में बैठते हैं, नहीं तो फॉर एग्जाम्पल पता चला 14 बैठे, 7 ने बोला हाँ, 7 ने बोला ना, तो फिर क्या होगा। तो इसी वजह से जैसे 13 थे, 13 में 7 ने बोला हाँ, 6 ने बोला ना, तो अभी हो गया ना। तो बेरू बारी मतलब कभी भी डिसीजन रिवर्स करना होता तो हायर जजेस बेंच चाहिए होती। तो किस तरह से डेवलपमेंट हुआ आप समझ गए। सर हमें फाइनली याद क्या रखना है कि पार्ट है कि नहीं और क्या अमेंड हो सकता है कि नहीं। तो आपने याद रखना है येस येस येस, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर होंगे आपके येस। अब बात आती है कि क्या अब इसमें अमेंडमेंट हुआ है। सर अमेंडमेंट हो तो सकता है, लेकिन क्या इसमें अमेंडमेंट हुआ है, तो आंसर इज येस। कितनी बार हुआ है। Preamble has been amended only once। ठीक है, Preamble has been amended only once। वेरी इंपॉर्टेंट। कब अमेंड किया गया था, 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था। CA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये हुआ था आपका 1976 में। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इस अमेंडमेंट को याद रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कई सारी मैंने बुक्स वगैरह में देखा है कभी आर्टिकल अलग से एक चैप्टर है, अमेंडमेंट अलग से चैप्टर है। कभी आपको ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, हम लोग ऐसे ही बीच बीच में अमेंडमेंट करते रहेंगे, केसेस करते रहेंगे और आर्टिकल भी हमारे हो जाएंगे, पार्ट भी हमारे ऐसे हो जाएंगे, फिर आखिर में समराइज़ कर लेंगे भाई, जो अगर इक्का दुक्का छूटेंगे। ये होता है सही तरीका कि हम चैप्टर के थ्रू पढ़ें। आर्टिकल रटे थोड़ी ना आते कि 1 में ये, 2 में वो, 3 में वो। अब वो तो अपने आप जब हम चैप्टर पढ़ेंगे कल से हम पार्ट 1 और आर्टिकल 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तब हम वहाँ से अपने आप पार्ट भी याद होता चलेगा, आर्टिकल भी याद होते चलेंगे, अमेंडमेंट भी याद होते चलेंगे अपने आप। ठीक है, तो एक इकट्ठा नहीं पढ़ना है, वो अपने आप होते रहेंगे साइमल्टेनियसली। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ें ऐड करी थी, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जानते हैं। अब 42nd अमेंडमेंट किया प्रियम्बल ने। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि कोई चेंज करना, किसी चीज़ को जोड़ना, हटाना, या फिर कोई मॉडिफाई करना, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसने फिर क्या जोड़ा घटाया, इसने घटाया कुछ नहीं, जोड़ा। क्या जोड़ा, इसने 3 वर्ड्स ऐड किए, 3 वर्ड्स एडेड। वो 3 वर्ड्स कौन थे, वो 3 वर्ड थे आई आई से मतलब आई से है आपका इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर। ये 3 वर्ड हैं आपके। ठीक है, वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। तो 3 वर्ड कौन से हैं, इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर। अब ये 3 वर्ड हमारे जोड़े थे किसने,
अमेंडमेंट दें। इसका मतलब होता है अखंडता, सोशलिस्ट का मतलब समाजवाद, और सेक्युलर का मतलब पंथ निरपेक्ष। वो पता है क्या करेगा, पूछेगा इनमें से कौन ऐड किया गया था। इसको याद करने की ट्रिक ऐसे याद कर सकते हो, सिस ना, तुम लोग ब्रो सिस करते रहते हो ना। तो एस से हो गया सोशलिस्ट, आई से हो गया इंटेग्रिटी, और एस से हो गया सेक्युलर। अब एस से सॉवरेन भी होता है, लेकिन याद ये रखना कि सॉवरेन नहीं है, हम पहले से ही संप्रभु सॉवरेन है। कैसे? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बाद ही तुरंत प्रियम्बल बन गया। तो हम जैसे ही आज़ाद तो तभी हो चुके थे ना, ऐसे तो है नहीं कि जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था तब हमें याद आया कि अच्छा हम आज़ाद भी हैं तो चलो सॉवरेन को ऐड कर दो। आज़ाद तो हमें पहले से पता था कि हम आज़ाद हैं, तो इसलिए सॉवरेन हमने पहले ही ऐड कर दिया। तो अमेंडमेंट से ऐड करने की बात आती ही नहीं है। अब इसमें और किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, अभी तो क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए वो ऐसे पूछ सकता है कि, चलो मैं तुमसे अभी पूछूंगा, मुझे याद दिलाना, आखिरी में जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो वहीं पे क्वेश्चन फॉर्म करूंगा। अब बताइए जल्दी से, अब क्वेश्चन आएंगे खट 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 खट, सारे क्वेश्चन तुरंत होने चाहिए, ठीक है, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद द फ्रेज, बताइए, आंसर आने चाहिए तुरंत, ठीक है। आईएसएस भी कर सकते हैं, आईएसएस भी बन रहा है। चलो, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, द लैंग्वेज एंड आइडियल्स ऑफ द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, लेट दी करेक्ट ऑफ 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। अभी देखा, यूएसए से कॉन्सेप्ट लिया, ऑस्ट्रेलिया से लैंग्वेज लिया, 1 and 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन। प्रियम्बल को हमने कब अडॉप्ट किया था, बताइए। ऑप्शन आपके सामने, याद करिए लास्ट जो हमारी लास्ट लाइन थी, वी डू है बाई अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द डे ऑफ 26 नवंबर 1949, जिस दिन हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। इससे आपको और क्या याद आना चाहिए, मुझे जो याद आता है वो दैट इज़ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो एनफोर्स यानी लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, बट कुछ हमारे प्रोविजंस थे रिलेटिंग टू, जैसे इलेक्शन हो गया, प्रोविजनल पार्लियामेंट हो गया, वो हमारे 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। टिल नाउ द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड फॉर हाउ मेनी टाइम्स। अब तक संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, ये आपको बताना है, ठीक है। और अभी एक चीज़ मैं मुझे बताना भूल गया हूँ, इस क्वेश्चन को करिए, और तब तक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एंड दैट इज़ कि एक चीज़ वो है कि हमारा प्रीएम्बल इज़ नॉन जस्टिफाइबल, ठीक है, नॉन जस्टिसेबल या फिर नॉट जस्टिसेबल, नॉन भी लिख सकते हैं, नॉन लिख लीजिए, नॉन जस्टिसेबल। अब ये चीज़ जब मैं तुम्हें फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तब भी ये चीज़ आएगी, जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल। फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ाऊंगा वहाँ पे भी आएगा, डीपीएस भी पढ़ाऊंगा वहाँ पे भी आएगा, ठीक है। सारी चीज़ों में बस फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार ही एक ऐसी चीज़ है जो जस्टिसेबल है, वाद योग्य है। बाकी सारी चीज़ें अवाद योग्य है, यानी नॉन जस्टिसेबल है। सर मतलब बताओ, बताते हैं अभी। इसका मतलब होता है कि जस्टिसेबल का मतलब है आप कोर्ट में जाओगे आपको न्याय मिलेगा, लेकिन इसको लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि यहाँ पे तो लिखा जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और हमको सोशल टर्म्स में जस्टिस नहीं मिल रहा तो हमें न्याय दो। वो बोलेगा ये बेटा प्रियम्बल है, वहाँ पे देख लो, वो नॉन जस्टिसेबल हम पहले ही बोल चुके हैं। तो प्रियम्बल इज़ नॉन जस्टिसेबल, क्लियर है, यानी कि इसमें कोई चीज़ लिखी है इसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। हाँ, कोर्ट उसको देख सकता है वो कि भाई हाँ ये अच्छी चीज़ लिखी हुई, हमारा देश ऐसा होना चाहिए, लेकिन उस पे आपका हक नहीं है कि भाई यहाँ पे तो ये चीज़ लिखी हुई और हमको ये नहीं मिली। फंडामेंटल राइट में जो चीज़ लिखी हुई और अगर आपको नहीं मिली तो आप बिल्कुल कोर्ट जा सकते हैं, वो हम देखेंगे कैसे जाएंगे। और आखिरी चीज़ दैट इज़ कि प्रियम्बल इज़ नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू गवर्नमेंट, नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द गवर्नमेंट, नॉर अ प्रोहिबिशन ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि ना तो प्रियम्बल कोई पावर देता है हमारे सरकार को कि भाई तुम्हें ये तुम कर सकते हो, फिर तुम्हें करना है, ना ही वो कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है गवर्नमेंट की पावरों की तुम ये नहीं कर सकते हो, जो फंडामेंटल राइट करता है। मौलिक अधिकार बोलता है कि स्टेट शैल नॉट गिव टाइटल्स, यानी कि जो सरकार है वो किसी को टाइटल नहीं दे सकती महाराजा राजा का, इस तरह का। स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती हैं जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, यानी स्टेट यानी ये नहीं कर सकता है हमारी गवर्नमेंट, उसमें लिखा हुआ है, यानी वो प्रोहिबिशन है उनकी पावर में। लेकिन प्रियम्बल ना तो पावर देता है ना तो पावर छीनता है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, आंसर यहाँ पे वंस होगा, एक ही बार अमेंड हुआ है, दैट इज़ 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, 1976। सिस यानी कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, या फिर आईएसएस करके बात कर सकते हैं, जैसे याद रखें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 17, तुरंत अब करिए आप। प्रियम्बल को बेस मान के हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं क्या? प्रणवी भोसले, प्रणवी जी,
प्रियम्बल को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक जुडिशल रिव्यू के लिए उसको यूज़ करता है, किसी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने के लिए यूज़ कर सकता है वो, ठीक है। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑर्डर आपको बताना है, तो फर्स्ट वाला आंसर होगा विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस चेंजेस इन प्रियम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को डैश लिखा गया है, मतलब ये थोड़ा सा हिंदी में आई थिंक सही नहीं है, मतलब एक तरह से हिंदी में क्वेश्चन ये होना चाहिए कि किस अमेंडमेंट ने चेंजेस किए थे, बदलाव किए थे प्रस्तावना में। तो ये था हमारा 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। 19th, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अभिव्यक्ति है। सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब क्या है, इंडिया हैज़ मैनी रिलीजन, इंडिया हैव रिलीजियस फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। बताइए, भारत में अनेक धर्म हैं, इंडिया हैव रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, यानी कि हमारा खुद का ऐसा कोई धर्म नहीं जैसे इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, वैसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ सभी धर्मों को बराबर मान्यता है। 20th, of the following words in the preamble of the Constitution of India which was not inserted through 42nd Amendment of 1976। इन सारे शब्दों में किसको 42nd अमेंडमेंट से नहीं जोड़ा गया था, तो आंसर वुड बी सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी को जोड़ा गया था, डिग्निटी को जोड़ा तो छोड़ो है ही नहीं है, गरिमा करके कोई तो शब्द ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो 3 वर्ड हैं, याद रखना वहाँ पे, क्योंकि ये तो खैर प्रीवियस ईयर का ही है, लेकिन वहाँ प्रीवियस ईयर में सोशलिस्ट सॉवरेन भी लिख देगा, लेकिन सॉवरेन नहीं होगा, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे पता है किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, ये इस तरह से क्वेश्चन पता है बनेगा। यहाँ पे चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर बताना है इसका। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वॉज ओरिजिनली नॉट मेंशन्ड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत में मूलतः इनमें, भारत के प्रस्तावना में मूलतः इनमें से कौन सा शब्द नहीं था, ठीक, मूलतः इनमें से कौन सा शब्द नहीं था। डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, सेक्युलर, रिपब्लिक। बताइए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, इसमें से आंसर क्या होगा। इनमें से मूलतः कौन सा शब्द नहीं था। मूलतः जब मैं बोलता हूँ, ओरिजिनली जब मैं बोलता हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ 26 नवंबर 1949 की, जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। तो उनमें से कौन सा शब्द नहीं था, ये वाला नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि ये तो 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटेग्रिटी, तो ये ओरिजिनली नहीं था, बाद में ऐड किया गया था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एट द टाइम ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल। इनमें से कौन सा प्रियम्बल में इंक्लूडेड नहीं था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सेक्युलर सबका सही है, विकी, रिचा, पुष्पा, सोनिया, जेएमके, शिवानी, चलो सबका सही है। आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। एट द टाइम ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से कौन सा आइडियल्स नहीं था इंक्लूडेड। तो ऑब्वियस सी बात है, वही जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा वही सेम है। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, इनको बाद में जोड़ा गया, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। 22, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, पार्टिसिपेशन एंड वर्शिप। रटना है आपको बार बार बैठ के, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। कितने तरह की हुई? 5 तरह की। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इक्वालिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, सिर्फ फ्रेटर्निटी है, एक तरह की है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस आर मेंशन इन द प्रियम्बल। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख है? 2, 3, 4, 5। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बताइए, इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो सारे ही रिसेंट के आपके एसएससी एग्जाम्स के क्वेश्चंस, लेकिन ये थोड़े से और अच्छे टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। जो लोग जैसे मेंस टियर 2 वगैरह में बैठेंगे उनके लिए थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। क्या प्रियम्बल अमेंड करके सेक्युलर हटा सकते हैं? आदर्श मिश्रा, बिल्कुल हटा सकते हैं, अमेंडमेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बस नहीं बदला जा सकता है। ये है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर में आप उसको डाल दिया, ठीक है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर भी हम आगे पढ़ेंगे कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि सेक्युलरिज्म भारत का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो कभी उसको हमारा पार्लियामेंट उसको अमेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इनमें से कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो इन दी बेरूबारी केस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ सेड दैट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
बिल्कुल सही है ये तो, लेकिन रुक जाइए, मार करके आगे मत बढ़िए, बिकॉज बोथ ए एंड बी भी है। इन केशवानंदा भारती के सुप्रीम कोर्ट हैज सेट दैट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? सी। ठीक है। और एल आई सी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में अगेन केशवानंदा भारती वाले को रीअफर्म किया था। कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स, ऑर्डर में अरेंज करो इनको, सोशलिस्ट, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, जल्दी से ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ऑर्डर हमने क्या पढ़ा था? ऑर्डर हमने पढ़ा था, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में टाइम लेना होता है तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम ले लो, पॉज कर लो, टाइम ले लो, फिर उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दो, अपने हिसाब से करो, यही आपका ऑनलाइन पढ़ने का फ़ायदा है। ठीक है। तो ऑर्डर है आपका सोवरेन, सोशलिस्ट, ठीक है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, 3142, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, किसने पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बताया था? तो ये देखो, एन ए पालखी वाला जी ने तो क्या बोला था, इन्होंने बोला था आईडी कार्ड है। के एम मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी जी ने बोला था पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। ठीक है। मुंशी जी से क्या देना चाहिए? ड्राफ्टिंग कमेटी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। भीमराव अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स हैज कॉल्ड द प्रीएम्बल एज आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अब सारे क्वेश्चन आराम से होंगे। किसने की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया था? अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन क्या हमने किया? नहीं किया। ठीक है। तो इस चीज़ को ऐड करना है वहीं पे जहाँ पे हम लोगों ने रिमार्क्स है ना, जो नोट्स बना रहे हैं उस चीज़ को ऐड करिएगा प्लीज़। जहाँ पे रिमार्क्स आपने लिखे हैं वहीं पे इस चीज़ को ऐड करिएगा। अर्नेस्ट बार्कर ने बोला था कि की नोट है कॉन्स्टिट्यूशन का ये। ठीक। अगला क्वेश्चन है 29, दो क्वेश्चन और बाकी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सी तरह की लिबर्टी नहीं है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप है। लिबर्टी इस तरह की कोई नहीं है। ठीक है। इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी? तो लिबर्टी की सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या होगी, बताइए जरा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टिरेनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन लाइक्स, अपॉर्चुनिटी टू डू और टू डेवलप वन सेल्फ फुली। तो आंसर होगा यहाँ पे डी। याद रखना, जब भी इस तरह का कोई अगर क्वेश्चन आता है तो जो आपको मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन लग रहा है कि ये एकदम परिपूर्ण ऑप्शन है अपने आप में, उसको आपको टिक करना है। तो खुद को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी पूरी तरह से उसको बोलते हैं लिबर्टी, आज़ादी। 31th क्वेश्चन एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रीएम्बल। इसके बाद हम अभी करेंगे शेड्यूल्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार करके जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा सही है। 1 2 2 3 4 1 2 3 और या फिर 1 2 एंड 4। Objective resolution proposed by Nehru ultimately became the preamble. It is not justiciable in nature. ठीक है। इसको 1 करिए, इसको 2 करिए, इसको 3 करिए, इसको 4 करिए। ठीक है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, गलत। इट कैन बी अमेंडेड। इट कैन नॉट बी ओवर राइट द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए मान लेते हैं हमने अभी नहीं पढ़ा है। ठीक है। तो 3 को एलिमिनेट कर सकते हैं। 3 गया, 3 गया, फर्स्ट एंड सेकेंड तो होगा ही होगा, तो एटलीस्ट 2 ऑप्शन चले गए। इट कैन नॉट बी, इसे संविधान के विशिष्ट प्रावधानों से अलग नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी ओवर राइट द स्पेसिफिक, इट कैन नॉट बी ओवर रिडन होगा यहाँ पे, ओवर रिडन बाई दी स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात बिल्कुल सही, इसको हम अलग, इसे संविधान के विशिष्ट प्रावधानों से अलग नहीं किया जा सकता। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 एंड 4। तो तीसरा वाला आपका स्टेटमेंट गलत इसलिए था बिकॉज केशवानंद भारती केस में ये बोला गया है कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड, और इसको एक बार अमेंड किया भी जा चुका है। यहाँ से होता है हमारा प्रीएम्बल खत्म। अब यहाँ से आते हैं अपने दूसरे कॉम्पोनेंट पे, एंड दैट इज शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। जिनको हम बोलते हैं अनुसूचियाँ। ठीक है। अनुसूचियाँ करते हैं अभी। ठीक है सर, पीडीएफ का बैकग्राउंड वाइट कर दो, ऐसे प्रिंट नहीं निकलेगा। अच्छा चलिए, तो अभी आते हैं अनुसूचियाँ पे। अनुसूचियाँ क्या हैं? तो अनुसूचियाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे काफ़ी जो कंपोनेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उसके बारे में बताते हैं। जैसे हमारे टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ, 12 शेड्यूल्स हैं। लेकिन ओरिजिनली 12 शेड्यूल नहीं थे। तो शेड्यूल्स का थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं। जो हमारे संविधान में अनुसूचियाँ दी हैं, हमें ये रखना है कि ओरिजिनली अगर हम बात करें, मूलतः हमारे जो संविधान में अनुसूचियाँ थीं वो कितनी थी? 8 थी। ठीक है। एट प्रेजेंट अगर बात करें कितनी है? 12 है, 12 है। ठीक। उनको अमेंडमेंट से जोड़ा गया होगा, वो देखेंगे अभी। अब इन शेड्यूल्स को हमें याद करना है।
याद करने के मैं तुम्हें बताता हूँ ट्रिक, ठीक है। ट्रिक है आपकी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ट्रिक है आपकी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये आपकी ट्रिक है। अब कैसे इससे याद होगा, ध्यान से समझिए। टी से हो गया आपका टेरिटरी। अभी आपको समझाऊंगा एक एक करके, चिंता ना करिए। जैसे वो पूरा समझ लिया, प्रियम्बल क्वेश्चन कर लिया, पूरा एकदम सिक्योर हो गया, उसी तरह से इसको भी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, फिर क्वेश्चन कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे, और फिर आखिरी में आ जाएंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ख़त्म हो गया, ठीक है। इस तरह से चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। तो टी से हो गया टेरिटरी। व्हाट डज टेरिटरी मीन, तो इस पहले वाले शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, या तो एक एक करके समझते जाएं, ऐसे ही करके ना। टी से हो गया आपका टेरिटरी, तो एक एक करके हम समझ ही लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है नामकरण, नेम ऑफ स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन एंड देयर। यहाँ पर लिख इसलिए नहीं रहा हूँ पूरा, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और समझा मैं आपको दूंगा पूरा, बिकॉज समझाने का मेरा आपका काम है, ठीक है। देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट या फिर जुरिसडिक्शन, इसका मतलब क्या, राज्यों के नाम और उनका क्षेत्राधिकार कहाँ तक चलता है। साथ ही साथ यही काम यूटीज़ के लिए भी है। 28 स्टेट और 7 नहीं 8 हो गए यहाँ पे, ठीक है, 8 यूटीज़। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का नामकरण और उनका क्षेत्राधिकार दिया हुआ है। ई से है एमोल्यूमेंट। सर ई से एमोल्यूमेंट तो कहीं दिख नहीं रहा। अलावेंस को ही एमोल्यूमेंट भी बोलते हैं। अलावेंस का मतलब भत्ता, यानी प्रेसिडेंट को कितनी सैलरी मिलेगी, वाइस प्रेसिडेंट को, स्पीकर को, जज को, कैग को कितनी सैलरी मिलेगी, अलावेंस मिलेगा, एमोल्यूमेंट मिलेगा, वो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक तरह से सैलरी दी हुई है, एमोल्यूमेंट दिए हुए हैं, भत्ता दिया हुआ है। क्लियर है। क्या सर हमें ये याद करना पड़ेगा क्या कि किस किस की सैलरी लिखी हुई है, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो याद भी मैं आपको अभी करवा दूंगा, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा और याद हो भी जाएगा। ए से है अफर्मेशन एंड ओथ। ए से क्या है, अफर्मेशन एंड ओथ। यहाँ पे अफर्मेशन और ओथ किसकी मेंशनड है, तो ओथ है जैसे मिनिस्टर्स की ओथ है, एमपीज़ की, एमएलएस की, जो मिनिस्टर्स लोग हैं, कैग की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेस की ओथ है। क्या सर ये याद करना है, तो चलिए अभी बताते हैं। सेकंड शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं, ये सेकंड शेड्यूल है, ये थर्ड शेड्यूल है, ठीक है। सेकंड में क्या दिया हुआ है, एमोल्यूमेंट दिया हुआ है, भत्ता दिया हुआ है, अलावेंस यानी कि सैलरी दी हुई है। थर्ड में क्या दिया हुआ है, ओथ दिया हुआ है, शपथ दिया हुआ है। तो अगर तुमसे कभी पूछ लेना कि सेकंड शेड्यूल में कौन कौन मेंशन्ड है, थर्ड में कौन कौन मेंशन्ड है, कौन नहीं है, तो पता है याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अभी बताता हूँ तुम्हें। इसमें प्रेसिडेंट है, ठीक है, गवर्नर है, वाइस प्रेसिडेंट है, हमारे जजेस हैं, हमारा कैग है, ये सब कोई है, ठीक। हमारा स्पीकर है, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर है, चेयरमैन, चेयरमैन तो वही वाइस प्रेसिडेंट हो गया राज्यसभा का, डेप्यूटी चेयरमैन हो गया। और ऐसे ही स्टेट लेवल में भी है, यानी कि स्टेट का तो गवर्नर हो गया, स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर होंगे वहाँ के डेप्यूटी स्पीकर होंगे, वहाँ का लेजिस्लेटिव अगर काउंसिल है तो वहाँ के जो डेप्यूटी चेयरमैन हैं, हाई कोर्ट के जजेस, इन सब का भत्ता लिखा हुआ है, ताकि सरकार इनका भत्ता चेंज ना कर सके। पहले से लिख के गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कर कि ये ऐसा ऐसा है, और ये एक पर्टिकुलर फंड होता है, वो हम पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ से निकलेगी इनकी सैलरी वगैरह, तो तुम चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक। इस वजह से अब भाई हाथ किसके किसके हाथ में पावर होती है, मिनिस्टर्स के पास। तो मिनिस्टर की सैलरी यहाँ पे लिखी होगी, नहीं लिखी होगी, क्यों, क्योंकि वो अपनी सैलरी को थोड़ी ना घटाएंगे। तो इन लोग किस लिए लिख के गए हैं, ताकि इन लोग की सैलरी मिनिस्टर्स लोग ना घटा सकें, खुद की तो घटाएंगे नहीं, इसलिए उनके नाम नहीं लिखे हुए हैं। ये लॉजिक से तुम्हें याद करना है। ओथ किसका है यहाँ पे, ओथ यहाँ पे प्रेसिडेंट का नहीं है, गवर्नर नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, क्लियर हो गया। स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, ये इसलिए नहीं है स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर, क्योंकि अभी तुम्हें बताता हूँ, जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो ये लोग अलग से कोई ओथ लेते ही नहीं है, शपथ। स्पीकर पद की कोई अलग से शपथ नहीं होती है, ठीक है। अब इनको छोड़ के सारे जितने हो गए हमारे, ये जजेस हो गए, ठीक है। सबसे पहले तो मिनिस्टर ले लो, क्योंकि मिनिस्टर लोग को पद धारण करने की, हाउस में घुसने की जल्दी होती है ना, तो इनसे बोला ये रुको ओथ लेके जाओ पहले, ठीक है। तो इन लोगों की सैलरी नहीं मेंशन कर रखा है वहाँ पे मिनिस्टर्स का। मिनिस्टर्स आपके यूनियन लेवल के भी और स्टेट लेवल के भी, ठीक है। ये तो मिनिस्टर हो गए जिन्होंने कोई पोर्टफोलियो होल्ड कर रखा है कि भाई ये हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो तो मिनिस्टर हो गए। अब जैसे राहुल गांधी हैं और बाकी मान लेते हैं बीजेपी के कुछ एमपीज़ हैं, वो मिनिस्टर नहीं हैं, तो वो उनकी भी सेम मेंशन, यानी कि कोई भी जो हमारा एमपी है, सेम कोज विद एमपीज़ और एमएलएज का भी इसमें मेंशनड है। इसमें आपके जजेस भी हैं, ठीक है, जजेस इंक्लूडेड हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें आपका कैग भी इंक्लूडेड है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब याद हो गया कि नहीं आपको, अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल में किसका मेंशन है और किसका मेंशन नहीं है, तो अभी आई होप आप बता पाएंगे बहुत ही क्लियरली।
ठीक। आवाज़ गई, आवाज़ बेटा गई नहीं, आवाज़ है। अपने तुम्हारे ईयरफोन्स की आवाज़ चली गई, उसको एक बार चेक करो, है ना। अब आवाज़ तो खैर जा ही नहीं रही, तुम्हें पता नहीं कैसे तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि मेरे साइड से तो आई थिंक प्रॉपर है, बिकॉज और कोई तो बता नहीं रहा है। ठीक, क्लियर है। तो अब आगे बढ़ा जाए। तो आपको फर्स्ट याद हो गया, सेकंड याद हो गया, थर्ड याद हो गया, फोर्थ पे आते हैं। आर से क्या है यहाँ पे? आर से है राज्यसभा। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी राज्यसभा में किस तरह से सीटें आवंटित की जाएंगी। जो 250 सीट हैं उनमें से 238 निर्वाचित होकर आएंगी, इलेक्टेड होके आएंगी, 12 नॉमिनेटेड यानी कि नामित होकर आएंगी, नामांकित होकर आएंगी। तो ये हमारा फोर्थ शेड्यूल यानी कि चौथी अनुसूची बोलती है। फिर अगर हम बात करें फिफ्थ शेड्यूल, फिफ्थ में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एस आ रहा है, और एस से यहाँ पे है शेड्यूल्ड एरियाज़, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज़, यानी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है यहाँ पे। ठीक है, यानी शेड्यूल्ड जो हमारे एरियाज़ हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चीज़ें दी हुई हैं। और जो हमारा शेड्यूल नंबर 6 है, ओ से यहाँ पे बात करता है, ओ से यहाँ पे है अदर शेड्यूल्ड एरियाज़, जिनको हम ट्राइबल एरियाज़ भी बोल सकते हैं। तो इस ओ से आपको याद रखना है अदर शेड्यूल्ड एरियाज़, जिसमें क्या आएंगे आपके ट्राइबल एरियाज़। और ये वाला शेड्यूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें शेड्यूल में जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी से बनते हैं। कैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि शेड्यूल 6 में कौन सा स्टेट मेंशन नहीं, यानी कौन सा राज्य इसमें से मेंशनड नहीं है। तो असम, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पे 3 स्टेट मेंशनड है। ठीक है, 6th वाले में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्थ क्लियर हो गया। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में फोर्थ आपको क्लियर हो गया। फोर्थ किसकी बात कर रहा है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। फिफ्थ किसकी बात कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज़। अब शेड्यूल्ड एरियाज़ क्या होते हैं? शेड्यूल्ड एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पे कई सारे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, कई सारे जो हमारे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये राज्य के कुछ इलाके हैं जहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें हैं वहाँ पे, मतलब हर कोई ऐसे वहाँ पे जा नहीं सकता, प्रॉपर्टी नहीं ले सकता है। वो लिखा हुआ है हमारे इस पर्टिकुलर फिफ्थ शेड्यूल में। ठीक है, अब बात करते हैं 6th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है और कौन कौन से स्टेट मेंशन्ड है। तो 6th शेड्यूल बात करता है अदर शेड्यूल्ड एरियाज़ की, जिसमें कि हमारे 4 स्टेट्स आते हैं, और वो 4 स्टेट ये हैं। एटीएम मनी, आप इनको याद कैसे रखेंगे? एटीएम मनी से याद रखेंगे। ए से है असम, टी से है त्रिपुरा, एम से है मिज़ोरम, और इस एम से है मेघालय। ठीक है, अब वहाँ पे जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो 100% वो आपको मणिपुर ऑप्शन में देगा। बट आपको याद ये रखना है कि इस एटीएम में मनी नहीं है। मैंने आपको किस तरह से ये 4 स्टेट याद करवाया, एटीएम मनी, राइट। लेकिन आपको याद रखना कि इस एटीएम में मनी नहीं है, यानी इसमें मणिपुर नहीं आता है 6th शेड्यूल में। 5th शेड्यूल में हमारे शेड्यूल्ड एरियाज़ आएंगे, जो कि बहुत सारे राज्यों में हो सकते हैं। अदर शेड्यूल्ड एरियाज़ में, यानी कि जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं, उसमें 4 स्टेट आते हैं एटीएम मनी। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिज़ोरम और एम से मेघालय। इसमें मणिपुर आपका नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं 7th वाले पे। ठीक है, 7th वाला मैं समझा देता हूँ, और उसके बाद अगर किसी का कोई डाउट होगा तो पूछेगा। यहाँ पे एफ है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसको मैं समराइज़ भी अभी आपको करूँगा लिख के। ठीक है, हम लोग रिवाइज भी करेंगे। एफ से यहाँ पे है फेडरल प्रोविजंस। अब कल मैंने आपको फेडरल प्रोविजंस का मतलब समझाया था। फेडरल प्रोविजंस का मतलब क्या होता है? 7th में आपका दिया हुआ है फेडरल प्रोविजंस। फेडरल प्रोविजन का मतलब मैंने आपको ये समझाया था कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी कि राज्य और केंद्र और राज्यों के बीच में जो पावर यानी शक्ति का जो बंटवारा है उसको बोलते हैं फेडरल प्रोविजंस। तो इसमें किस तरह से बंटवारा है? बंटवारा इसमें 3 लिस्ट दी हुई है। एक तो है यूनियन लिस्ट, जिसको हम संघ सूची बोलते हैं, एक दी हुई स्टेट लिस्ट, जिसको हम राज्य सूची बोलते हैं, और तीसरी हमारी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको कि हम समवर्ती सूची बोलते हैं। तो इसमें कुछ सब्जेक्ट मेंशनड है, इसमें कुछ सब्जेक्ट मेंशन और इसमें कुछ सब्जेक्ट मेंशन है। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशनड है, अब कौन कौन से सब्जेक्ट मेंशन है वो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन। तो ये सब्जेक्ट पे जो लॉ बनाने का काम है, अभी ये 5 सब्जेक्ट नहीं, ऑब्वियस सी बात है, 100 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, जो हम सारे तो रट नहीं सकते हैं, लेकिन एक बेसिक आप कॉमन सेंस रख सकते हैं। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, जिनका लेना देना पूरे देश से होगा। डिफेंस का लेना देना किसी एक स्टेट से होता है क्या? पूरे देश से। बैंकिंग अर्थव्यवस्था, अगर किसी एक बैंक की बिगड़ी तो पूरे भारत की चरमरा सकती है, ये हालत होती है बैंकिंग की। तो इसीलिए इसको यूनियन लिस्ट में रखा गया। तो इस पे लॉ बनाने का काम सिर्फ हमारा केंद्र कर सकता है, यानी कि यूनियन का पार्लियामेंट कर सकता है।
ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं जिसमें आपका पुलिस आता है, ट्रेड आता है, एग्रीकल्चर आता है, इरिगेशन आता है, हेल्थ आता है। इन सब पे लॉ बनाने का काम हमारा स्टेट का जो एक लेजिस्लेचर होता है, जिसमें कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा और कुछ हमारे राज्यों में विधान परिषद भी होती है, तो वो इस पर लॉ बना सकते हैं। ये जो बीच के हैं कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको समवर्ती सूची बोलते हैं, इसमें सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर सेंटर ने बना दिया, अगर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मान लेते हैं सेंटर ने बना दिया तो, या फिर अगर मान लेते दोनों ने बना दिया, नॉट सेंटर ने बना दिया तो ठीक है, सेंटर ने बना दिया, स्टेट ने बना दिया ठीक है, स्टेट ने बना दिया, लेकिन अगर दोनों ने बना दिया तो सेंटर का प्रिवेल करेगा, सेंटर का ऊपर रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एजुकेशन आता है। पहले एजुकेशन स्टेट लिस्ट में होता था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट ने एजुकेशन को, फॉरेस्ट को और वेट्स एंड मेजर्स को, तीनों को स्टेट से निकाल के कॉन्करेंट में ट्रांसफ़र कर दिया। इन तीनों सब्जेक्ट्स को, एजुकेशन, फॉरेस्ट और वेट्स और मेजर्स को स्टेट से उठा के कॉन्करेंट समवर्ती में डाल दिया। तो ये आपके आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया। तो अब जैसे मैरिज जैसे चीज़ है, ठीक है, अब मैरिज ऐसी चीज़ है कि भाई ये मैरिज का जो लफड़ा है तो कोई सुलझा ही नहीं सकता, तो इसलिए इसको बीच में रख दिया है, ठीक है। ना तो हमारी में ना तो हमारी में, चलो दोनों जिसको सही लगेगा वो कर लेगा, क्योंकि मैरिज जैसे लफड़े कोई सुलझा ही नहीं सकता है। तो ऐसे याद रख लो, मैरिज जो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं एटलीस्ट इनको तो आप रट ही सकते हैं। मेन काम यहाँ पे रटना नहीं है, मेन काम यहाँ पे समझना है कि किस तरह के सब्जेक्ट, बिकॉज 100 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट लिखे हुए यूनियन लिस्ट में, सब तो रट नहीं सकते हो ना, लेकिन बेसिक सेंस तो ले सकते हो ना कि जो इसका लेना देना पूरा देश से होगा। अभी मैं फार्मिंग की बात कर लूँ, फार्मिंग किस में रखोगे इसको जरा बताओ, फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री को किस में रखोगे इन तीनों लिस्ट में, बताओ जरा कमेंट में, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। 7th और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों बना सकते हैं, और किस तरह से, ठीक है। 7th हो गया फेडरल प्रोविजंस, ठीक है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी हुई है। अब बात करते हैं ये ओ का मतलब क्या है। इस ओ का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 8वां जो शेड्यूल है ना, इसका मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 8 शेड्यूल में दिया हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब ये शेड्यूल भी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। एक तो 7th वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6th वाला और ये 8th वाला, 6, 7, 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं बोल सकता हूँ 6th और उससे आगे जितने भी इंपॉर्टेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी हुई हैं, कितनी दी हुई हैं तो इस पर भी क्वेश्चन बनता है। ओरिजिनली 14 थी, बट एट प्रेजेंट 22 हैं। ये है ओरिजिनली, ठीक है, और ये हैं एट प्रेजेंट, मौजूदा समय में। इसका मतलब है कि अमेंडमेंट से ऐड की गई होंगी। बाकी की जो हमारी 8 हैं तो बिल्कुल वो कौन कौन से अमेंडमेंट थे वो देख लो। सबसे पहला 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1967 में, और इसने एक ही लैंग्वेज को जोड़ा था, दैट वाज सिंधी लैंग्वेज। फिर 71st अमेंडमेंट हुआ था, तो सिंधी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज ये पहले अमेंडमेंट से जोड़ी थी। इसने 3 लैंग्वेजेस जोड़ी थी, कोंकणी, जो कि आपको कहाँ बोली जाएगी जरा बताइए, गेस करिए कहाँ बोली जाएगी। वैसे तो अभी हमने ज्योग्राफी पढ़ी नहीं है, बट फिर भी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 हमने लैंग्वेजेस को जोड़ा 71st अमेंडमेंट से। 92nd अमेंडमेंट से अगर हम बात करें, हमने जोड़ा 4 लैंग्वेजेस को। एक तो थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। मैथिली और संथाली, ये हमारी थी 4 लैंग्वेजेस जिनको हम 92nd अमेंडमेंट से जोड़ा था, जो 2003 में हुआ था। और 96th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इससे हमने अगेन सिर्फ एक ही लैंग्वेज को जोड़ा है, एंड दैट वाज ओडिया, ठीक है, ओडिसी लैंग्वेज को। क्लियर है। क्लासिकल लैंग्वेजेस हमारी अलग होती हैं बिकॉज इस पर भी क्वेश्चन बन चुके हैं, और तो चलिए मैं आपको ये क्लासिकल लैंग्वेज भी बता देता हूँ, क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेजेस, वैसे ये टॉपिक इसका तो नहीं, इसमें हमारी नहीं लिखी हुई है, बट फिर भी कोई अलग से टॉपिक तो है नहीं क्लासिकल लैंग्वेज का, लेकिन क्वेश्चन इस पे आए हैं अभी रिसेंट में एसएससी एग्जाम्स में, तो याद कर लीजिए। 6 है हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं उसको हमें याद करना है, ट्रिक है। तू शुरू तो कर, काफ़ी लोगों को पता होगा बिकॉज मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था पहले ही। तू शुरू तो कर, मैं आर्या, ठीक है। और CHSL का भी एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो चुका है, रिव्यू वगैरह टेलीग्राम पे मैं शेयर करूँगा, ठीक है। वहीं पे लास्ट में मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आई थिंक रात में शेयर करूँगा आपके साथ। तो तू से त से हो गया तमिल, शुरू से हो गया आपका यहाँ से एस से हो गया संस्कृत, ठीक है। त से हो जाएगा यहाँ पे आपका तेलुगु, क से हो गया कन्नड़, म से हो गया मलयालम, ठीक है, मलयालम, और आर्या से हो गया ओडिया, ठीक है। तो ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। भाई ये मैंने अपने याद करने के लिए ट्रिक बनाई थी, अगर आपके पास अच्छी ट्रिक है तो आप खुद का बना के याद कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए 8, मैंने अभी आपको क्या बताया था, हमारी शेड्यूल्स कितने थे, ओरिजिनली 8 थे, तो 8 तो हमने देख लिए, लेकिन अभी 12 हैं, यानी अब जो हम पढ़ेंगे उनको अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। और वो कौन से हैं, सबसे पहला 9th वाला है एल। एल का मतलब है लैंड रिफॉर्म्स, एल से यहाँ पे है लैंड रिफॉर्म्स।
इसको कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया, तो इसको फर्स्ट जो नोट्स बनाएंगे इस चीज़ को यहाँ पे लिख दीजिएगा ऐसे करके, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो 1951 में हुआ था, 1951 में, उससे जो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, वो यहाँ पे हुआ था। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लैंड रिफॉर्म्स क्या है, किस तरह के लैंड रिफॉर्म, पहले होता क्या था, ज़मींदारी सिस्टम चलता था हमारा, ठीक है। ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता था, ज़मींदार जो थे उनके बहुत ज़्यादा उनके पास ज़मीन हो गई थी। तो आज़ादी के बाद ये देखा गया इन लोगों के पास बहुत ज़मीन है, जो छोटे छोटे वर्कर्स हैं उनके पास ना के बराबर है। तो ये उनके लिए एक सीलिंग रख दी गई कि भाई इतनी से ज़्यादा प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक तरह से लैंड रिफॉर्म और ज़मींदारी सिस्टम वो इसमें एडेड है। और फिर इसमें एक और प्रोविजन को ऐड कर दिया गया, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट अमेंडमेंट, इस चीज़ को ऐड कर दिया गया कि इसमें अगर हम कोई भी लॉ रखेंगे, पार्लियामेंट ने ये बोला अगर इसमें हम कोई भी लॉ रखेंगे उसमें उस पर जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती है, न्यायपालिका अपना उसमें कोई भी विमोचन नहीं कर सकती है कि भाई ये सही है गलत है, उसको हटा दिया, नहीं, एक बार इसमें डाल दिया उसको पूरी इम्यूनिटी मिल गई, उसमें तुम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन जुडिशरी ऐसे तो शांत बैठने वाला नहीं था। उसने केशव नंदा भारती केस में बोला 1973 में कि पहले तो तुमने कर लिया वो कर लिया, ठीक है, हम छुएंगे नहीं। अब से जो तुम जिसमें डालोगे ना, ये मत सोचना कि इसके ये समझने की भूल मत करना कि इसको हम छुएंगे नहीं, बिल्कुल छू सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियरली बता दी अगर कुछ स्टेटमेंट बन जाए तो। अब आते हैं 10th शेड्यूल में, डी से यहाँ पे डिफेक्शन, डी से डिस्क्वालिफिकेशन और ड्यू टू डिफेक्शन। व्हाट इज डिफेक्शन, पार्लियामेंट चैप्टर में पढ़ेंगे कायदे से। अभी के लिए समझ लो दल बदल, जो लोग दल बदल करते हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन 10th शेड्यूल के तहत होता है। 52nd अमेंडमेंट ने इस शेड्यूल को ऐड किया था 52वें संविधान संशोधन ने। फिर हमारा आता है 11वां, ये ओल्ड पीएम था ना, तो पी में से हो जाएगा पंचायत और एम से हो जाएगा म्यूनिसिपैलिटी। 11th शेड्यूल को ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट और इसको ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट से। मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा जो नोट्स बना रहे हैं कि जो 73rd और जो 74th अमेंडमेंट है, ठीक है, 73rd और 74th अमेंडमेंट है, ये आपके 1993 में हुए थे और इस समय गवर्नमेंट थी पीवी नरसिम्हा राव जी की। तो प्राइम मिनिस्टर भी आपसे पूछ लेता है पीवी नरसिम्हा राव। बाकी तो जब हम लोकल बॉडीज़ यानी पंचायत चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और ये चीज़ जहाँ पे लिखी हुई 73rd आपका जो 11th शेड्यूल है उसमें आपके 29 फंक्शनल मैटर्स दिए हुए हैं और इसमें 18 सब्जेक्ट्स। अब इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट या फिर फंक्शनल मैटर कहीं कहीं लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें कई चीज़ें लिखी हुई हैं जिसपे कि हमारा पंचायत लेजिस्लेट कर सकता है, लॉ बना सकता है खुद से। जैसे कि अगर मान लेते हैं कुछ लेक हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, इस तरह के अगर कुछ काम करने हैं तो पंचायत को ये पावर मिली हुई है इन 29 सब्जेक्ट के मैटर पे। और इन 18 सब्जेक्ट में मिली हुई है, वो मेंशन है म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिकाओं के लिए। वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है वो कौन से 29 और कौन से 18 हैं, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ सभी को क्लियर हो गई यहाँ तक। अब बताइए किसी का कोई डाउट है क्या। अब मैं यहाँ पे आपके लिए करता हूँ सारी चीज़ों को समराइज़, फिर आप बताइएगा क्या किसी का कोई डाउट है यहाँ तक। सारी चीज़ें मैं करता हूँ समराइज़ ट्रिक के साथ। इस चीज़ को यहाँ से मैं हटा दूँ, जो नोट्स हैं उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। या नहीं होता तो मैं साइड में ही लिख लेता हूँ। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद किया था ना, TEARS। टी से क्या था सभी लोग रिकॉल करेंगे, याद करेंगे, 1993 में हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, याद रखिएगा 1993 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हुआ कब था नहीं, इम्प्लीमेंट कब हुआ था, ठीक है। टी से है टेरिटरी। टी से क्या है टेरिटरी, किसकी टेरिटरी, स्टेट और यूटीज़ का नाम और उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट। ई से क्या है एमोल्यूमेंट, किसका एमोल्यूमेंट, सबका जिसका पार्लियामेंट चेंज ना कर सके। तो मिनिस्टर और एमएलए वगैरह सब नहीं होंगे इसमें, एमपीज एमएलएज कौन होंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, कैग, सब कोई होगा। जब एफर्मेशन ओथ लेने की बात आएगी तो मिनिस्टर की होगी, बाकी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इन सब की नहीं होगी। कैग इसमें भी होगा, कैग दोनों में, जजेस दोनों में है। आर से क्या है, आर से राज्यसभा, यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। एस से क्या है, शेड्यूल्ड एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ऑफ। ओ से क्या है, अदर शेड्यूल्ड एरियाज, अदर शेड्यूल्ड एरियाज जिनको हम ट्राइबल एरियाज ही बोल सकते हैं। कौन से 4 राज्य हैं, एटीएम मनी। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, एम से मेघालय। इस एटीएम में मनी नहीं है, मणिपुर नहीं है, मणिपुर जहाँ वायलेंस हो रहा है अभी वो मणिपुर नहीं है इसमें, ठीक है। एफ से क्या है, एफ से फेडरल प्रोविजंस, यानी कि जो संघात्मक ढांचा है हमारा, फेडरल प्रोविजंस हैं वो दिए हुए हैं। फेडरल प्रोविजंस मतलब डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। तो इसमें यूनियन लिस्ट दी हुई है, स्टेट लिस्ट दी हुई है और कॉन्करेंट लिस्ट दी हुई है, ठीक है। और अभी हम आज ही के लेक्चर में देखेंगे कि हमने जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो कहाँ से ली है। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो ओल्ड पीएम यहाँ पे लिख देता हूँ, ओल्ड पीएम है भाई, ओल्ड मॉन्क नहीं, ठीक है। तो ओल्ड ओ से हो जाएगा आपका क्या, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी दी हुई हैं, 22 हैं, ठीक है। पहले 14 थी, अभी 22 हैं। इसको लेके एक वीडियो शेयर करूँगा आपके परमार एसएससी टेलीग्राम पे, ठीक है। आपको देख के काफ़ी अच्छा लगेगा,
ठीक है, जो भी लेक्चर अटेंड कर रहा है परमार एसएससी पे उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अभी मैं लेक्चर ख़त्म होने के बाद उसको डालूंगा, ठीक है। एल की अगर हम बात करें तो एल से है लैंड प्रोविजंस को अबॉलिश किया गया था, ज़मींदारी को अबॉलिश किया गया था। अब क्योंकि ये 9th शेड्यूल है तो इसको ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया 1951। डी से है डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन, दल बदल कानून है इसमें, इसको 50 ये 10th शेड्यूल है आपका 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। टी से है आपका पंचायत, 29 फंक्शनल मैटर्स दिए हुए हैं या फिर सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, और म्यूनिसिपैलिटीज़ नगर पालिकाएं जिसमें 18 फंक्शनल मैटर्स दिए हुए हैं नगर पालिकाएं, इसको 73rd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था और इसको 74th। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इज दैट क्लियर? आप बताइए जल्दी से इनके आंसर्स, अब कर दीजिए इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी ख़त्म। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन? 12, ठीक है। ओरिजिनली जब मैं बोलता हूँ 26 नवंबर 1949 की बात करता हूँ तो 8 होंगे, ठीक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस बिटवीन द यूनियन स्टेट्स? जल्दी से नोट्स ही डाल, सब ना कुछ डाल दें फालतू में, फिर हमने बैच बनाया है ना, फालतू में जिन लोगों ने एनरोल किया है। अब वो चीज़ बार बार कमेंट में मत ऐड किया, कोई डाउट है तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलो आंसर क्या होगा? 3rd में क्या है? अफर्मेशन ओथ है। 5th में क्या है? शेड्यूल्ड एरिया। 7th में फेडरल प्रोविजंस जो बात करता है एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस की, ठीक है। 8th शेड्यूल में क्या है? लैंग्वेजेस है हमारी। 34th 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद 10वीं अनुसूची, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट डिफेक्शन, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन। अगला, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज इन सेवरल स्टेट। तो कौन सा शेड्यूल है जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज की बात करता है सेवरल स्टेट्स में? 3rd, 5th, 7th या फिर 9th? आंसर क्या होगा? 5th, ठीक है। और ट्राइबल एरियाज 6th में आते हैं, ठीक है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर इनिशियली इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनिशियली यानी मूलतः हमारे संविधान में के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो ये थी टोटल 14, ठीक है, 14। अभी कितनी है? 22 हैं। 8 ऐड की गई थी, वो मैंने अभी आपको बता दिया कौन से अमेंडमेंट से की गई थी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल टू द ट्राइबल एरियाज ऑफ विच स्टेट? इनमें से कौन सा स्टेट नहीं है आपका 6th शेड्यूल में? तो ATM मनी, ठीक है, ATM मनी। यहाँ पे इस मनी में, इस ATM में मनी नहीं है, ठीक है। ये मनी में जो आपका होगा एक मिजोरम होगा, ठीक है, मिजोरम में, मणिपुर नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 38। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? नेपाली, बोडो, मैथिली, इंग्लिश। तो 8th शेड्यूल में हमारी नेपाली भी है, बोडो भी है, मैथिली भी है, बट इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश से याद आता है, अगर कल जिन्होंने लोगों ने लेक्चर लिया होगा, चलो अब उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं, कोई आर्टिकल याद आ रहा है जो मैंने आपको कल बताया था? किस आर्टिकल में लिखा था कि इंग्लिश को 15 साल के लिए कंटिन्यू किया जाएगा पार्लियामेंट में लैंग्वेज के रूप में, और उसके बाद अबैंडन कर दिया जाएगा उसको? विच शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू द एमोल्यूमेंट अलाउंसेस प्रिविलेजेस एज टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर? कौन सा है आपका जो बात करता है एमोल्यूमेंट के? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TE, दूसरा वाला ही है, ठीक है। सेकंड कहाँ है? सेकंड ऑप्शन नंबर है। अगला वाला 40th, जल्दी से इसको मैच करिए 40th को। और फिर आते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, और फिर करते हैं आज के लेक्चर को ख़त्म। तो 2 दिन में आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें कर ली। नोट्स आपको मिल जाएंगे, मुझे पता है कल थोड़ी देरी हो गई, लेकिन आज से एकदम टाइम पे आपको नोट्स से मिलेंगे, और संडे को फिर आपका टेस्ट होगा। बस इस तरह से आप चीज़ें करते चलेंगे तो फिर कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आनी। सर वीडियो 1 आवर छोड़ दीजिएगा, नोट्स कुछ छूट गए हैं। भाई वीडियो तो मैंने आपको पहले बोला था 30 मिनट्स एट मैक्स। वैसे तो प्राइवेट का होता है कि भाई तुरंत वीडियो जैसे हटा और प्राइवेट हो गया, लेकिन इसी वजह से मैं आधे घंटे उसको पब्लिक आगे करके रखूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल क्या है? T, और कुछ लोग इसको जाति के रूप में ले रहे हैं, सर जाति कर रहे हैं। अरे भैया तुम ये देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बैच है जिसको मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ खैर चलो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो पहला T टेरिटरी, ठीक है, यानी कि स्टेट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस दी हुई हैं। 9th शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन दिया, और 10th में दिया हुआ है, सॉरी 10th में आपका सही है तो पूरा सही मैच रहे। 9th में आपका दिया हुआ है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, और 10th में दिया हुआ सर इसमें तो डिफेक्शन दिया हुआ था, तो हमने कुछ और भी तो बताया था कि इसमें कोई भी एक्ट और रेगुलेशन अगर रख दिया गया तो वो जुडिशरी उस पर रिव्यू नहीं कर सकती, ऐसा पार्लियामेंट ने बोला था। फिर 1973 में KBC केस में बोल दिया नहीं कर सकता, तो उसी से संबंधित है ये। 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट आंसर। इसको करिए, आखिरी क्वेश्चन है, फिर आते हैं उस पर। लाइफ स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री किस में आएगा? तो ये कैसा सब्जेक्ट है? ये मतलब पूरे देश से लेना देना है,
गाय भैंस इनको यूनियन देखेगा क्या? नहीं, स्टेट के लिए छोड़ देगा, भाई तुम करो। अच्छा, रेजिडुअरी क्या होती है? रेजिडुअरी लिस्ट होती है जो सब्जेक्ट ना तो यूनियन में है, ना तो स्टेट में है, ना तो कॉन्करेंट में है, ऐसा सब्जेक्ट को हम रेजिडुअरी लिस्ट बोलते हैं। वो रेजिडुअरी लिस्ट में आता है और इस पे लॉ बनाने का जो पावर होता है, इसमें लॉ मेकिंग जो पावर होता है वो किसके पास होता है? वो होता है हमारे पार्लियामेंट के पास, यानी कि यूनियन के पास ये पावर होता है कि वो रेजिडुअरी लिस्ट में कोई भी लॉ बना सकता है। रेजिडुअरी लिस्ट मतलब कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट निकल आए जो तीनों लिस्ट में नहीं है, तो फिर पार्लियामेंट बनाएगा आपका। ठीक है, पहले ये वॉइस रॉय करता था प्री इंडिपेंडेंस। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने सबसे पहले इसमें टॉपिक की ओर, एंड दैट इज़ सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको कराने के लिए मैं आपको ले चलूँगा दूसरे सॉफ्टवेयर की ओर। ठीक है, तो ये हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। अब ये जो क्वेश्चंस को करने के लिए हमें समझना होगा किसके बारे में? वेरियस सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं कहीं और। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं कहीं और चलने के लिए? चलिए, तो हम लोग आ चुके हैं अब यहाँ पे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक, यानी कि संविधान में हमने कौन सी चीज़ कहाँ से बोरो की है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कौन सी चीज़ कहाँ से ली है, वो अब यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, छोटा सा है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही आसान तरीके से कुछ निमोनिक कुछ ट्रिक्स के साथ यहाँ पे बताऊँ, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप यहीं पे याद कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी करेंगे, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे याद कर सकते हैं वो कोशिश करिएगा आप यहाँ पे, और उसकी कोशिश मैं भी करूँगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहीं पे याद करवा सकूँ। बात के लिए उतना काम आप मत छोड़ा करिए, यहीं याद करिए। ठीक है, गवर्नमेंट एक हमारे टीचर थे, नितिन रॉय नाम था बायोलॉजी का, इतना सूतते थे ना, क्यों सूतते थे? ताकि हम लोग को वहीं का वहीं याद हो जाए, इतना भयंकर सुताई करते थे। अब वो तो हो नहीं सकता डिजिटल में, तो ये आपके पास स्पेशल प्रिविलेज है, देखो, है ना, तो इस प्रिविलेज का फ़ायदा उठाएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सबसे पहले याद रखना कि जो हमारा स्ट्रक्चरल जो चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है, हैड दी मोस्ट या फिर मोस्ट इन्फ्लुएंस इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इन्फ्लुएंस इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। इन सबसे ज़्यादा अगर हमारे संविधान को किसी चीज़ ने इन्फ्लुएंस किया है तो वो इसी ने ही किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने। ज़्यादातर जो हमारे प्रोविजंस है, फिर पूरा स्ट्रक्चरल जो ढांचा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यही भारत सरकार अधिनियम 1935 का बना। अब मुझे आप लोग याद दिलाइएगा, वो तो मुझे याद ही है, लेकिन आप भी मुझे याद दिलाइएगा कि मुझे आपको एक्ट्स भी करवाने हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का, 1813 का, 1909 का मॉरले मिंटो, 1919 का मॉन्टैग चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म, ये भी करवाना है। होगा नहीं होगा तो मॉडर्न हिस्ट्री में कर लेंगे, नहीं तो मुझे याद दिलाना ये करवाना है, तब यहाँ पे मैं आपको ये करवाऊंगा। इस पे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट और आते भी हैं, 1919 इन सब पे एक्ट पे आते हैं, क्लियर है। तो यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1935 था, यहाँ से हमने क्या क्या लिया वो देख लेते हैं। तो यहाँ से हमने इमरजेंसी के प्रोविजंस लिए, मैं हिंदी में भी दिखा दूंगा, इमरजेंसी के प्रोविजंस लिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिया, सुप्रीम कोर्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफिस ऑफ गवर्नर यानी कि राज्यपाल का पद, और फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ली। फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट जो ये होता है, यानी फेडरल सिस्टम यानी संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, मतलब कार्यालय, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका का ढांचा, इमरजेंसी प्रोविजंस। ध्यान रखना स्ट्रक्चर लिया है, अब चिंता मत करिए, वो सारे कन्फ्यूजन अभी मैं आपको दूर कर दूंगा। स्ट्रक्चर ढांचा लिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता वो हमने यहाँ से नहीं लिया, वो अमेरिका से लिया है, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग। 3 जो हमारी लिस्ट हैं शक्तियों के वितरण, एक तरह से जो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट है मेजरली, वो हमने यहाँ से 1935 के एक्ट से लिया है। अब बात कर लेते हैं यूके यानी कि जो हमारा ब्रिटेन है, वहाँ से क्या क्या लिया है। अब ये बताइए कि यूके ही हमें रूल कर रहा था ना, तकरीबन ऑलमोस्ट 200 साल तक रूल किया, तो इसने जो सिस्टम्स डेवलप किए थे वो हमारे लिए अडॉप्ट करना बहुत आसान था। जब मैं आपको वो एक्ट पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से हमारा धीरे धीरे एग्जीक्यूटिव बनता है, ठीक है, कार्यपालिका बनता है, फिर धीरे धीरे कैसे लेजिस्लेचर बनता है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जिन लोगों को नहीं पता समझ लीजिए, हम पॉलिटी में इन 3 टर्म्स का यूज़ बड़ा करेंगे। हमारे पॉलिटी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है लेजिस्लेचर, जिसको कि हम बोलते हैं विधायिका। क्या होता है ये लेजिस्लेचर, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं विधायिका? ये करता है कानून बनाने का काम, लेजिस्लेट करने का काम। इसको इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करने का काम करता है एग्जीक्यूटिव, जिसको कि हम बोलते हैं कार्यपालिका, क्लियर। और इसको रिव्यू करने का काम कि ये जो लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है ये सही है कि नहीं है, जस्ट है कि नहीं, वो काम करता है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आते हैं। लेजिस्लेचर में हमारे लोकसभा, राज्यसभा ये आते हैं,
एग्जीक्यूटिव में हमारी सरकार आती है। यहाँ तक एक ट्रैफिक पुलिस का जो बंदा है वो भी एग्जीक्यूटिव के तहत ही अंदर ही आता है वो, ठीक है। तो आप ये समझिए कि जो हमने अभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में, आपको पता है कि संसदीय प्रणाली चलती है। वो क्यों चलती है? क्योंकि यूके ने ऐसा ही डेवलप कर दिया था और यूके में ऐसा ही चलता था। क्योंकि यूके में ऐसा ही चलता था तो उन्होंने हमारे यहाँ भी ऐसे डेवलप किया जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, इसलिए हमारे लिए वो अपनाना ज़्यादा आसान था। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, वो भी हमने यहीं से लिए हैं। पार्लियामेंट वाली सारी चीज़ें यूके से ली हैं। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप हमने यहाँ से ली है। अब याद कैसे रखेंगे, कंफ्यूज कैसे नहीं होंगे कि हमने यूएसए से नहीं ली है, ऐसे नहीं कंफ्यूज होंगे, बिकॉज मैंने आपको कल ही बता रहा था और फिर आज बता रहा हूँ। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि आपके पास सिर्फ भारत की नागरिकता है। ऐसा नहीं कि भारत के नागरिक हो, यूपी के भी हो, बिहार के भी हो, हरियाणा के भी हो, राजस्थान के, ऐसा तो नहीं है ना। आप एकल नागरिकता आप होल्ड करते हो। लेकिन यूएसए में क्या होता है, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है। डुअल सिटीजनशिप कैसे चलती है, यानी एक तो लोग यूएस के सिटीजनशिप होगी उनके पास एक, और एक जिस स्टेट में रह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कैलिफोर्निया की सिटीजनशिप है, सैन फ्रांसिस्को की सिटीजनशिप है, तो वो हो गई। हमारे यहाँ क्या है कि हम भारत के नागरिक हैं लेकिन निवासी हैं हम उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो ये यूके से लिया सिंगल सिटीजनशिप को। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून सबसे ऊपर है। कानून की देवी आपने देखा होगा मूर्ति, है ना, आंखों में पट्टी बांधे रहती हैं, दैट डजंट मीन कि अंधी हैं वो। उसका मतलब ये है कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, यानी कि कोई भी आएगा, गरीब अमीर, हम सबको इक्वल ट्रीट करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हम अंधे हैं, ठीक है। तो वो है यहाँ पे। और यहाँ हिंदी का मतलब समझ लीजिए, पार्लियामेंट्री का मतलब है संसदीय व्यवस्था, कैबिनेट जो सिस्टम है वो भी यहीं से लिया। भाई पार्लियामेंट से ही तो कैबिनेट आता है, ठीक है, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो। लेजिस्लेट करने का प्रोसेस जो हमने वहाँ से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप एंड एकल नागरिकता, जो परमाधिकारी रिट हैं। अभी सर प्रेरोगेटिव रिट क्या होती हैं, फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, ये थोड़े से एक्स्ट्रा एक तरह से पावर्स हमारे कोर्ट के पास अवेलेबल हैं। बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या होता है, बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है द्विसदनवाद, दो सदन है, लोकसभा है, राज्यसभा। तो ये भी हमने कहाँ से लिया, अब यही तो पार्लियामेंट है, यही तो संसद है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी यूके से लिया होगा। पार्लियामेंट के पास हमारी कुछ प्रिविलेजेस हैं, विशेष अधिकार हैं। जैसे विशेष अधिकार का तो मैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे कानपुर में एक एमएलए को काफ़ी साल पहले पीट दिया गया था एक आईएएस ऑफिसर और उनके कुछ सबॉर्डिनेट्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसा मांग उठा रहे थे अपनी, और भयंकर रूप से उनको पीटा गया। अभी पिछले साल ही लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारी यूपी, उसके स्पीकर हैं सतीश माना, वो भी यूपी से ही है, कानपुर से ही हैं। और जो पिटाई हुई थी वो भी कानपुर से थे, उनका नाम क्या था, सलील बिश्नोई जी थे, हाँ वो, ठीक है। तो उनको पिछले साल ही, वैसे पीटा उन लोगों ने बहुत साल पहले था, क्या किया, सतीश माना जी ने, एक बीजेपी के एमएलए ने वो बात उठाई और सतीश माना जी ने उन लोगों को बुलाया गया उसमें एक तरह से सदन में बुलाया गया, जो मतलब एक ऐसा कटघरे में खड़ा किया गया सभी को, तकरीबन आई थिंक 5-6 थे, और उनको 1 दिन की कारावास सुनाया गया काल कोठरी में। तो इनके पास प्रिविलेजेस हैं कि अगर उनके कुछ और किसी ने उनके प्रिविलेजेस का हनन किया तो उनके पास ये पावर है कि वो किसी को सजा दे सकते हैं, वो उनके पास पावर है, राइट। तो हम पार्लियामेंट चैप्टर में अच्छे से देखेंगे, रिट को फंडामेंटल राइट में देखेंगे। यूएसए से क्या लिया है, मौलिक अधिकार लिए हैं। अभी मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बता दूंगा, चिंता ना करिए, लेकिन पहले समझिए, नहीं ट्रिक भागेंगे तो इतना ट्रिक को याद करने के लिए अलग से ट्रिक बनानी पड़ जाएगी फिर, ठीक है। फिर बगल वाले से पूछना पड़ेगा फाइनली कि भाई बता दो यार, हम तो ट्रिक वाले हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जहाँ नीडेड है वहाँ पे, जैसे शेड्यूल में नीडेड था तो वहाँ तो मैंने आपको बताया, ठीक है। प्रियम्बल लिया, वो तो अभी हमने देख लिया। सेपरेशन ऑफ पावर लिया, यानी कि जो शक्तियों का बंटवारा, किसकी शक्तियों का बंटवारा सर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के उसमें नहीं घुसेगा, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में नहीं घुसेगा, लेजिस्लेटिव जुडिशरी के नहीं घुसेगा काम में, और जुडिशरी इनके काम में दखलंदाजी नहीं करेगा। इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। ये यूएसए में है, हमारे यहाँ भी है, लेकिन हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। मतलब सर हमारे यहाँ सेपरेशन तो है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जुडिशरी घुस जाता है, कभी कभी घुस जाता है, तो यानी कि स्ट्रिक्ट तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। सेपरेशन तो है लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत जोर का स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन यूएसए में स्ट्रिक्ट वाला है कि कोई एक दूसरे में नहीं घुसेगा। एग्जाम्पल मैं आपको पार्लियामेंट चैप्टर में दूंगा। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान सुप्रीम है, सबसे बड़ा है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है, वो हमने यहाँ से लिया है। इसको अभी थोड़ा सा होल्ड करिए, जो रिमूवल लिखा है। जुडिशियल रिव्यू, ये हमने यहाँ से लिया है। अब बहुत लोग मैंने देखा है, काफ़ी टीचर बता देते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी, वो भी यूएसए से लिया, लेकिन वो गलत है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमने नहीं लिया है यूएसए से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी पे मल्टीपल बार क्वेश्चन पूछ सकता है और एसएससी भी अब पूछेगा। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब होता है कि मैंने आपको कल भी आई थिंक बताया होगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसे हमारे सब इंटीग्रेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि भाई
केंद्र के कानूनों के लिए सुप्रीम कोर्ट है और जो राज्य के कानून हैं उन पे रिव्यू करने के लिए हर स्टेट का हाई कोर्ट है। ऐसा नहीं होता है। हाई कोर्ट का कोई डिसीजन है उसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट वाले को हाई कोर्ट कर सकता है, कोई राज्य ने कोई कानून बनाया उसको सुप्रीम कोर्ट देख सकता है, कोई केंद्र का कानून आया उसको हाई कोर्ट नलीफाई कर सकता है, वो कर सकता है। तो सब कुछ इंटीग्रेटेड है। ऐसा यूएसए में नहीं है। यूएसए में एक फेडरल कोर्ट है और उनकी स्टेट की अलग अलग कोर्ट हैं, वहाँ पे इंटीग्रेटेड नहीं है। ये डिफरेंस है कि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, उनके यहाँ सिंगल नहीं डुअल है। हमारे यहाँ जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, उनके यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। राष्ट्रपति मतलब एक तरह से राष्ट्रपति वाला जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो वहाँ पे है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये भी देखेंगे जब हम लोग आर्टिकल नंबर 14 पढ़ेंगे। इलेक्शन ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है हमारा? प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट, ठीक है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ये है उपराष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट, अब ये समझो इम्पीचमेंट क्या होता है। तो इम्पीचमेंट होता है रिमूवल। राष्ट्रपति के रिमूवल को हम इम्पीचमेंट बोलते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे पूरे देश का हेड होता है, मुखिया होता है, इसलिए उसको हटाने के लिए एक स्पेशल वर्ड दे देते हैं, थोड़ी इज्जत से हटाते हैं, इम्पीचमेंट। अगेन प्रेसिडेंट टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो इम्पीचमेंट यानी प्रेसिडेंट का रिमूवल दिया गया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का भी रिमूवल इसी में दिया हुआ है। किसी के अगर रिमूवल की बात आएगी तो वो यूएसए से लिया है, रिमूव करने की बात आएगी तो, ठीक है। अब इन दोनों का प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसीजर और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस हटाने का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम होता है, हम देखेंगे बाद में। और फाइनेंशियल इमरजेंसी ये हमने लिया है यूएसए से। अब बात कर लेते हैं क्या हमने लिया है कनाडा से। तो कनाडा से हमने लिया है फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ द स्टेट, रेजिडेंसी पावर वेस्ट विद द सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कनाडा के सामने क्या क्या लिया है। हिंदी में मैं बता देता हूँ, फिर मैं आपको बहुत ही आसानी से आपको याद करवा देता हूँ। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी मतलब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है, सलाहकारी जिसको हम क्षेत्राधिकार बोल सकते हैं। और अवशिष्ट शक्तियाँ को सेंटर में निहित है, यानी कि जो केंद्र है उसमें निहित है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं। अब इसको बहुत ही आसानी से ऐसे समझो। कनाडा, सी से कनाडा और सी से सेंटर। अब कल मैंने बताया था फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म होता है कि यूनियन और स्टेट के बीच में इक्वल पावर का डिवीजन। लेकिन इंडिया में क्या है? फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमारे यहाँ फेडरेशन तो है, पावर का डिवीजन तो है, लेकिन सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। ये चीज़ हमने कनाडा से ली है। सेंटर जो है गवर्नर को अपॉइंट करता है। ये किस तरह का फीचर होगा, फेडरल या फिर यूनिटरी? भाई यहाँ पे डिस्कस किसका कर रहे हैं? यूनिटरी फीचर्स का, ठीक है। तो यूनिटरी होगा, हाँ यूनिटरी फीचर है। कल हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया था कि कौन सा यूनिटरी फीचर होगा, कौन सा फेडरल फीचर होगा, ठीक है। तो जितने भी यूनिटरी टाइप के फीचर्स हैं वो सब कनाडा से लिए हैं। रेजिडेंसी पावर, नॉट रेजिडेंसी, रेजिडुअरी हो गई है, ठीक है। जो रेजिडुअरी पावर है, व्हाट आर रेजिडुअरी पावर? अभी मैंने बताया कि एक तो यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, इसमें अगर कोई भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं है वो रेजिडुअरी लिस्ट में आएगा। और उसमें लॉ बनाने का पावर जो होता है वो सेंटर के पास होता है। यानी सेंटर सेंटर सेंटर, सी से सेंटर, सी से कनाडा, स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर अपॉइंटिंग गवर्नर, रेजिडुअरी पावर विद द सेंटर, सब कुछ किसके पास है? कनाडा के पास। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ये होता क्या। अभी के लिए रट लो कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन यहाँ से लिया है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एक्चुअल में ये होता है, हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में, कि हमारा प्रेसिडेंट एडवाइस लेने जाता है किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। उसको हम बोलते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक। और अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। इससे लिए हमने कॉन्करेंट लिस्ट, जो डिवीजन ऑफ पावर ये नहीं है, इसको हटा दीजिए अभी आप, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स और जॉइंट सिटिंग, सिर्फ 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। समवर्ती सूची, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि व्यापार करने की आज़ादी, और संयुक्त बैठक, जो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो यहाँ पे है। अब कुछ चीज़ें मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर यहीं पे पूरा पार्लियामेंट चैप्टर हो जाएगा इसी में ही, क्योंकि जॉइंट सीटिंग पार्लियामेंट का हिस्सा है। यानी कि संयुक्त बैठक होती है लोकसभा राज्यसभा की, कौन बुलाता है, कौन अध्यक्षता करता है, सब कुछ बाद में देखेंगे, ठीक है। अब याद कैसे रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से इन 3 चीज़ों को लिया? तो अब यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक समझ लो। ऑस्ट्रेलिया अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ इस तरह से दिखता है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे ये आप देखिए, ट्रा से हो गया ट्रेड, ठीक है, ट्रेड हो गया। इस एस से हो गया, ले लो सिटिंग, यानी जॉइंट सिटिंग की बात कर रहा है। और ये जो है एल, ये बात कर रहा है लिस्ट की। किस तरह की लिस्ट की? कॉन्करेंट लिस्ट की। याद हो गए तीनों, ट्रेड, जॉइंट सिटिंग और कॉन्करेंट लिस्ट। अब बात कर लेते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड से डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ले रखे हैं। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ इन राज्यसभा, जो 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, उसी तरह आयरलैंड में भी करता है। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति का इलेक्शन का जो मेथड है, प्रक्रिया, वो हमने ली है। राष्ट्रपति का रिमूवल लिया है कहाँ से?
रिमूवल लिया हमने यूएसए से, देख लीजिए रिमूवल लिया है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये रिमूवल लिया है हमने, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इलेक्शन उसका लिया है, लेकिन इलेक्शन तो लिया है लेकिन उसका जो मेथड है, मेथड ऑफ इलेक्शन, वो आयरलैंड से लिया है। अब याद कैसे रखेंगे इसको? आयरलैंड, अगर आप ध्यान से देखें आयरलैंड के भी जो यहाँ पे लेटर्स हैं उससे हम याद कर सकते हैं। देखिए इससे आप 3 लेटर्स को निकालिए, RED को, तो रेड की तरह साउंड करेगा ये, लाल रेड। R से हो जाएगा यहाँ पे राज्यसभा में नॉमिनेशन ऑफ मेंबर, E से हो जाएगा यहाँ पे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और D से हो जाएगा यहाँ पे DPSP। तो रेड आयरलैंड आए तो रेड याद रखिए, और रेड से आपको तीनों याद हो गए। जर्मनी से क्या लिया है? जर्मनी से लिया है प्रेसिडेंट्स पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। अभी तो सर इमरजेंसी आपने 1935 के एक्ट में बताया था, तो वहाँ मैंने बताया था प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी। देखिए यहाँ पे था, एक सेकेंड, यहाँ पे इमरजेंसी के प्रोविजंस कि भाई क्या क्या अगर इमरजेंसी लागू हो जाएगी तो क्या क्या होगा, ये नहीं होगा। लेकिन जर्मनी से लिए हमने लिया है कि जब इमरजेंसी के टाइम पे मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों की डिमांड करने के, हमारा ये राइट है, और ये वो सस्पेंशन जो होता है वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, और जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं वेमार कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगर इस तरह से लिख के आ जाए वेमार कॉन्स्टिट्यूशन, समझ जाना जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। तो प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी 1935 के एक्ट से, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी जर्मनी से, एंड द लास्ट वन इज, लास्ट नहीं आई थिंक सेकंड लास्ट भी फ्रांस पे ही बचा होगा। फ्रांस कहाँ गया? ये तो यूएसएसआर, चलो फ्रांस पे भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो फ्रांस ही इसके बाद बाकी है। यूएसएसआर से हमने क्या लिया हुआ? सोवियत यूनियन, जिसको कि हम रशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सोवियत जो अभी रशिया, पहले ये क्या था? इंटीग्रेटेड था, लेकिन टूट टूट के रशिया बना, यूक्रेन बना, बेलारूस बना, बहुत सारे देश बन गए। ठीक है, तो एक तरह से रशिया से हम बोल सकते हैं हमने क्या लिया? फंडामेंटल, लेकिन सबसे बड़ा देश उससे रशिया निकला, इसलिए हम यूएसएसआर को रशिया बोल देते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य लिया, क्योंकि आप ऐसे समझ लो रशिया में लोगों को ऐसे ही नहीं घूमने दिया था कि तुम्हारे पास ये अधिकार है वो अधिकार है, उन लोगों को ड्यूटीज़ भी दी गई हैं, अधिक मतलब एक तरह से कर्तव्य भी दिए गए हैं। ठीक है, और आइडियल्स ऑफ जो सोशल, मतलब ये छोड़ दो, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, जो हमने प्रियम्बल में जस्टिस पढ़ा ना, जस्टिस कितने तरह का? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, वो आइडियल्स ऑफ जो जस्टिस लिए हैं वो रशिया से लिए हैं। ठीक है, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं, आखिरी है हमारा फ्रांस, ये PDF भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, फ्रांस से हमने लिया है क्या? फ्रांस से लिया है हमने, फ्रांस से हो जाएगा फ्रैटर्निटी। ठीक है, फ्रैटर्निटी, और इस R को ही उठा लो, रिपब्लिक ले लो। रिपब्लिक और फ्रैटर्निटी के जो हमने कॉन्सेप्ट लिए हैं, और लिबर्टी, L नहीं है क्या यहाँ पे? तो फ्रैटर्निटी से यहाँ पे तीनों यहाँ पे याद रखो, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, हमने 3 तरह के पढ़े थे ना, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, तीनों यहीं से लिए हैं। एक्चुअल में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, वहाँ से ये तीनों टर्म्स निकल गया था जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। जस्टिस लिया है रशिया से, वहाँ पे लोगों को जस्टिस, न्याय मिलता है, समझ लो ड्यूटीज़ हैं और ड्यूटी लोग करते हैं इसलिए उनको न्याय मिलता है रशिया में। ठीक है, लेकिन बाकी जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं प्रियम्बल में, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, वो फ्रांस से लिए हुए हैं। इज़ दैट क्लियर? ख़त्म होता है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे और उससे हमें और चीज़ें याद हो जाएंगी यहीं पर ही। ठीक है, चलिए MCQ पे आते हैं अभी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर फ्रॉम दी। बताइए जल्दी से, अब आंसर करिए। बाल से रूसी निकालना हमारा मूल कर्तव्य है। अच्छा, और देखो ट्रिक बनाने को तो यार मैं बता सकता हूँ, हर एक कंट्री के लिए मैं तुम्हें ट्रिक बताने जाऊँगा ना, अगर फॉर एग्जांपल तो तुम ट्रिक भूल गए ना, तुमको याद ही नहीं आएगा। अब ट्रिक भी एकदम आसानी से तो बनेगी नहीं, मैं तुम्हें USA के लिए अलग से ट्रिक बताऊँ, मैं बिल्कुल आपको एडवाइस ही नहीं करूँगा कि यहाँ पे आप ट्रिक से याद करें, चाहे भले आपको कोई चीख चीख के बोले ये ट्रिक है मेरे पास, छोड़ दो उसको। ठीक है, भले क्वेश्चन कर करके वो चीज़ आप के अंदर वो इंसाइट्स डेवलप हो जाएंगे अपने आप, आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर ट्रिक याद करने के लिए अलग से आपको ट्रिक बनानी पड़ेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इनसे तो हमने कुछ लिया ही नहीं। ठीक है, कंपनीज एक्ट से क्यों लेंगे? तो ज़्यादातर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था, याद रखना, इट हैड मेजर इन्फ्लुएंस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसी का ही था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या क्या लिया था? क्या क्या लिया था? तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली थी, जैसे कि ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया था। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ याद रखना कि हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर तो लिया था 1935 के एक्ट से, लेकिन जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है बाय द सेंटर इन द स्टेट, वो कहाँ से लिया है? वो एक यूनिटरी फीचर है, और वो सारे यूनिटरी फीचर हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सब हमने 1935 से लिया है। फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द फीचर ऑफ सिंगल सिटीजनशिप एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट?
बताइए, एकल नागरिकता आपने कहाँ से ली है और पार्लियामेंट्री? ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? ट्रा से हो गया ट्रेड, एस से हो गया जॉइंट सिटिंग और एल से हो गया लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, खत्म हो गया। यूएसए से क्या लिया है? यूएसए से लिया इंडिपेंडेंट जुडिशरी, न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है, सॉरी कार्य वही न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जजेस, ठीक है। और हमने यहाँ से लिया है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो हमारा मेथड नहीं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट लिए हैं, यूएसए से हमने प्रियम्बल लिया है। कनाडा से हमने क्या लिया है? सी से कनाडा, सी से सेंटर, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, रेजिडुअरी पावर वेस्टिंग ऑन द सेंटर, सारे सेंटर। बच गया यूके। यूके से और क्या लिया है हमने? सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हो गई, प्रेरोगेटिव रेट हो गई यानी परमाधिकारी रेटें हो गई, बाई कैमरलिज्म हो गया, ये सब हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ। यहाँ पे पूरा आप चार्ट देख सकते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान? हाँ, जापान छूट गया था, ओके, जापान यहाँ पे छूट गया था। तो जापान से हमने लिया प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ। अब ये समझ लो कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ होता क्या है। तो एक्चुअल में ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 21 में लिखा हुआ, अनुच्छेद 21 में, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ। इसका मतलब होता है कि कोई भी जो हमारे पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर हैं, हमसे कोई भी लॉ नहीं छीन सकते हैं एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ, यानी कि जो भी हमारे संविधान में लिखा हुआ कि इस तरह से लॉ बनना चाहिए, कानून लोकसभा से पास होना चाहिए, राज्यसभा से होना चाहिए, देन प्रेसिडेंट से असेंट मिलनी चाहिए। अगर इस तरह से पास हुआ है कोई लॉ, तभी कोई लॉ हमारे राइट्स को ले सकता है। दैट इज कॉल्ड एज प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ, ठीक है। तो ये हमने जापान से लिया है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को The principle of liberty, equality and fraternity were adopted from the constitution of। तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो फ्रै से हो गया फ्रांस, खत्म। ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं आसान? लिबर्टी। और जस्टिस कहाँ से लिया? जस्टिस रशिया से ले लिया। आयरलैंड से क्या लिया? आयरलैंड से याद आना चाहिए रेड, आर से, आर से क्या लिया? आर से क्या है? आर से राज्यसभा में जो मेंबर्स का नॉमिनेशन होता है वो हमने लिया। ई से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिया, ठीक है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिया। और डी से लिया डीपीएसपी, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो रूल ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया? जल्दी से बताइए। रूल ऑफ लॉ यानी कि संविधान, यानी लॉ का रूल है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। कहाँ से लिया? यूके से, ऑप्शन नंबर सी। रशिया से हमने सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटी और जस्टिस लिया, जस्टिस के प्रिंसिपल्स लिया, ठीक है। अपने आप याद हो जाएगा, ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट है ये भी आई थिंक मैंने स्किप किया है, ठीक है, वही मुझे लग रहा था कि कुछ हुआ है। तो ये साउथ अफ्रीका से क्योंकि लिया है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, ये हमारा साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से दो चीज़ें लिए। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। सर अभी तो राज्यसभा तुम बोल रहे थे आयरलैंड से लिया, कैसी आप बात कर रहे हैं? रुक जाओ, यहाँ पे क्या लिया हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअल में दोनों में सही नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे नॉमिनेशन, ये क्या लिखा हो? मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, अच्छा ठीक है। मेंबर्स ऑफ नॉमिनेशन, देखिए जो राज्यसभा में मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं ना, वो आयरलैंड से लिया है, लेकिन जो इलेक्ट होते हैं, प्रोसीजर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना हमारे यहाँ राज्यसभा में, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। और हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, जो हमारे संविधान का संशोधन होता है। याद कैसे रखेंगे इसको? याद ऐसे रख लो कि गांधी जी गए थे वहाँ पे सबसे पहले साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पे उन्होंने राज्यसभा से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट किया था, राज्यसभा से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट किया था वो, तब भारत वहाँ से भारत लौट के आए थे। क्लियर हो गया? तो अमेंडमेंट हमने कहाँ से लिया है? अमेंडमेंट हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। क्लियर है? फ्रांस से अगेन आई विल रिपीट, मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट करूंगा ताकि आपके दिमाग में एकदम भर दूं मैं उस चीज़ को। फ्रांस से हो गया फ्रैटर्निटी यानी लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी हमने लिया है फ्रांस से, और रिपब्लिक भी। यूके से हमने क्या लिया? रूल ऑफ लॉ लिया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया, बाईकैमरलिज्म लिया, प्रोरोगेटिव रिट्स लिया, सिंगल सिटीजनशिप लिए, खत्म। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया? ट्रा से ट्रेड हो गया, एस से सिटिंग हो गया यानी जॉइंट सिटिंग, और एल से लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, खत्म। अगले आते हैं 7th, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन कॉन्स्टिट्यूशन वर बोरोड फ्रॉम द डीपीएसपी, खत्म। आयरलैंड, इन्होंने स्पेन से ली थी, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं कि इन्होंने किससे ली थी, लेकिन हमने कहाँ से ली? आयरलैंड से ली, उन्होंने फर्दर स्पेन से ली थी, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। एयरलाइंस और क्या लिया है? अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा, एयरलाइंस हमने लिया है राज्यसभा में मेंबर्स का नॉमिनेशन बाय द प्रेसिडेंट, जो हमारे यहाँ होता है, और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक। चलो 8th पे आते हैं। इनमें से कौन सा इनकरेक्टली पेयर्ड है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा गलत पेयर्ड है, सही पेयर्ड नहीं है, जल्दी से। बहुत बड़ा हो गया लेक्चर।
बहुत टॉपिक्स भी तो हो गए, ये भी तो देखो, शेड्यूल, सोर्सेज, प्रीएम्बल और किस तरह से हुए हैं वो आपको ही पता है कि आप कभी नहीं भूलने वाले इन टॉपिक्स को भी, ठीक है। सिर्फ आप क्वेश्चन फिर से आपको रिवीजन करना है। आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से, संविधान मतलब कानून सबसे ऊपर है। चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया है। लिबर्टी इक्वलिटी फ्रैटर्निटी ये हमने कनाडा से नहीं फ्रांस से लिया है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये हमारा इनकरेक्टली पेयर्ड है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9। और आपको बैकग्राउंड में से थोड़ी नॉइज़ आ सकती है, लेकिन बार बार आपको पता भी हो काफ़ी लोगों को कि भतीजी है मेरी 1 साल की, तो वो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करती है। अब 1 साल की है तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, ठीक है, कि थोड़ा सा डांट भी दे ठीक है। द प्रोसीजर फॉर द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम। तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया। अभी बताया नॉमिनेशन लिया आयरलैंड से, लेकिन जो इलेक्शन लिया है, ठीक है, इलेक्शन लिया है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। राज्यसभा के रिगार्डिंग इलेक्शन पे अमेंडमेंट करके आए थे गांधी जी साउथ अफ्रीका में, तो अमेंडमेंट वहीं से लिया, ठीक है, साउथ अफ्रीका से। द प्रोसीजर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ से लिया? बताइए। 3 चीज़ें हैं, याद रखिएगा, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका आपकी रिव्यू कर सकती है किसी मामले में, उसको अधिकार है। ये तो अमेरिका से लिया है, यानी यूएसए से लिया है, लेकिन हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है वो हमने अमेरिका से नहीं लिया है। एंड द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक इज दिस 11th नंबर क्वेश्चन ये है कि आपको ये मैच करना है डीपीएसपी, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यूनियन स्टेट रिलेशन और अमेंडमेंट को। जल्दी से बताइए। अच्छा, फंडामेंटल राइट है उसका ये तो है, फंडामेंटल राइट तो है। चलो, तो अगर हम बात करें डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी किस कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है, ठीक है। इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट रेस्ट्रिक्ट कर देता है फंडामेंटल राइट को इमरजेंसी के टाइम पे, तो जर्मनी से लिया है। यूनियन स्टेट के रिलेशंस कनाडा से लिए हैं, और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका से। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए। 12th नंबर आई थिंक, अच्छा 1 2 और हैं अभी। तो सोशलिस्ट यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से इनमें से कौन सा लिया हमने? जल्दी से बताइए। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से क्या लिया है? आप कंफ्यूज मत होइए, यही है यूएसएसआर, यही है रशिया, फंडामेंटल राइट यूएसए, प्रीएम्बल यूएसए, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया, बचा क्या? 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना भी हमने यहीं से लिया है। कहाँ से? यूएसएसआर यानी रशिया से। 5 ईयर प्लान, तो फंडामेंटल ड्यूटी लिए हैं, आइडियल्स ऑफ जस्टिस लिए हैं, और 5 ईयर प्लान्स लिए हैं। एंड ख़त्म हो गया। अब बताइए आपको कैसा लग रहा है? आपके 3 टॉपिक खत्म हो गए, एक तो सोर्सेस खत्म हुए, आपके शेड्यूल्स खत्म हुए, आपके प्रीएम्बल खत्म हुआ, और किस तरह से खत्म हुआ वो आपने, अब आप बताइए, ठीक है। मैं क्या पूछ रहे हैं, जीएसटी कहाँ से लिया है? सर आप कानपुर से कहाँ से हो? अभी बताते हैं कानपुर वाला, लेकिन जीएसटी वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएसटी वाला मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जीएसटी का जो कंपोनेंट है हमने वो कनाडा से ही लिया है। क्योंकि अब देख लीजिए, जीएसटी में क्या है कि स्टेट तुम मत टैक्स कलेक्ट करो, हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, सारे टैक्स को एक कर देंगे, और वो सिर्फ यूनियन के पास पावर होगी कलेक्ट करने के, यानी कि सेंटर के पास पावर होगी टैक्स को कलेक्ट करने की। अगेन सेंटर, अगेन कनाडा, खत्म, ठीक है। विकास दुबे फ्रॉम कानपुर, हाँ थैंक यू सर। सर इवनिंग्स 6 बजे से कर सकते हैं? नहीं, वो 7 PM पे ही होगा, बिकॉज और भी काफ़ी सारे लेक्चर्स लेने होते हैं। बवाल लेक्चर है सर, पूरा सिस्टम मिल गया, क्या बात है। इट वॉज टू लॉन्ग लेक्चर। तो अब मैम ने आपको क्या बोला था? आपको एक बार करना है एंड फॉर ऑलवेज, ठीक है, फिर आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मैं आपको MCQ हटा सकता हूँ, छोटा हो जाएगा लेक्चर, बताओ MCQ हटा दूँगा आपका हो तो, ठीक है। आप कहो तो यहाँ से मैं MCQ हटा दूँ तो छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे MCQ ही कितने सारे हो गए, ठीक है, लेकिन अब आप बोलेंगे MCQ हटा दो, तो क्या तुम्हें क्या लगता है मैं हटा दूँगा? हैं, नहीं हटाऊँगा मैं ठीक है, क्योंकि पहले तो लोग तब भी यही बोलते थे जब मैंने 51 लेक्चर करवाए, सर बहुत ज़्यादा करवा देते हैं, हमसे इतना हो नहीं पाता, थोड़ा इसका छोटा करिए। अब वही लोग बोलते हैं ना, सर क्या करवाया था,
मतलब लोगों के 39 40 तक नंबर आए हैं CGL Tier 1 में GK में। पूछ लीजिएगा कहीं पे किसी के आए हों तो, ठीक है। और मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर किए तो ना जाने कितने सारे। कल से तो मैंने व्हाट्सएप शायद इक्का दुक्का बारी खोला होगा कुछ ऐसे कुछ मैसेज करने के लिए, तब से मैंने खोला ही नहीं है व्हाट्सएप, बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि इतने ढेर सारे मैसेजेस होंगे, मैं किस किस का मैसेज देखूंगा। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट पेट्स क्लब ठीक है। तो ये ना जाने किस किस के मैसेजेस पड़े होंगे, ढेर सारे मैसेजेस पड़े होंगे, ठीक है। तो काफ़ी तो मैंने कल शेयर ही किए थे आपके साथ, लेकिन जो मैंने कल देखे थे 39 40 यहाँ तक स्टूडेंट पहुँचे हैं, वो ऐसे ही नहीं हो पाया है। वो जब हम लोगों ने इस तरह से चीज़ें करी हैं तभी हो पाया है। खैर, मिलते हैं कल इन दी सेम टाइम विद दी लेक्चर नंबर 3। हम लोग कल पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, यूनियन यानी कि यूनियन एंड स्टेटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, ये सारी चीज़ें कल से हम लोग चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू। नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको